हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो देखा था उसमें सारे डिलीटेड टॉपिक्स देखे थे कि कौन कौन से टॉपिक्स अब इसमें से डिलीट हो चुके हैं। तो अभी आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसके अंदर हम स्पेसिफिकली ये देखने वाले हैं कि इंटरमीडिएट के अंदर कौन कौन से ये इसके सब्जेक्ट में नए नए एडिशंस किए गए हैं। दैट मीन्स हमने इस क्लास के अंदर सिर्फ फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं सिर्फ हमने वो देखने हैं कि कौन कौन से न्यू टॉपिक इसमें इंसर्ट किए गए हैं। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो अभी सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ देखिए कि आपके जो स्टडी मेट न्यू है उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक दो एग्जांपल्स हैं जो साथ में लिया हुआ है। ये आपको पहले से भी आते हैं बट मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। और रही बात इन नोट्स की, तो ये नोट्स आपको गूगल ड्राइव का एक लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, आपको बस ये ध्यान से समझना है। और ये जो चैप्टर वाइज मैं अमेंडमेंट्स दे रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की, और ये मैं वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। छोटे वीडियो बनेंगे ताकि ये कम स्पेस ले सके, आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं नेट से और बार बार देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर इन्होंने एक बिजनेस प्रोसेस की, वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस है हमारे पास, तो उनकी स्पेशली इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक डेयरी का एग्जांपल के थ्रू इन्होंने समझाया हुआ है। तो फर्स्ट टॉपिक है विज़न का। यहाँ पर देखिए कि विज़न और मिशन हमारे लिए ये क्या हो सकता है। विजन और मिशन क्या था, दैट मीन्स टारगेट सेट करना लॉन्ग टर्म हमारे लिए। ये कौन करता था, हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वो विजन और मिशन सेट करते थे। और इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जो स्टडी मैट में वो इंसर्ट किया गया कि जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट है, एक कंपनी जिसका काम क्या डेयरी का, राइट। तो उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो एक 10 साल का एक मिशन, अपना विज़न सेट किया उन्होंने कि 10 साल के बाद हमारी टर्नओवर नेक्स्ट डबल करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस बात, तो ये तो मिशन की बात है कि इंक्रीज इट्स टर्नओवर बाय डबल इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो इसके लिए मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होगी, मैनेजमेंट का टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, उसके लिए सीधी बात है कि अगर उन्होंने मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे तो उनको किस तरह से प्लानिंग का काम करना होगा। दैट मीन्स प्लानिंग का काम कौन करती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। तो वो किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, वो तीन चीज़ें हैं जो तीन तरह से अपनी इस टर्नओवर को, अपने इस मिशन को, अपने इस विज़न को अचीव कर सकते हैं आने वाले 10 सालों के अंदर। तो उन किस तरह से वो अचीव करेंगे, वो तीन तरह की चीज़ें हैं जो प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट है एंटर कर दे अगर वो न्यू मार्केट के अंदर। देखो, अगर नई मार्केट है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही डील करते हैं, मेरे प्रोडक्ट सारे के सारे किस में जाते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में ही सेल होते हैं। बट क्यों ना अगर मैं एक्सपोर्ट में चला जाऊँ, एक्सपोर्ट करने लगूँ, मैं ग्लोबल मार्केट में जाके एंटर करता हूँ, ग्लोबल मार्केट का एक्सेस लेता हूँ और वहाँ पर जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। तो ऑब्वियस बात है अगर मेरी सेल बढ़ेगी, मेरी टर्नओवर बढ़ेगी, तो मैं अपना जो विज़न है वो कंप्लीट कर पाऊँगा, मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। सेकंड चीज़ है कि वो कह रहा है कि अगर मैं लॉन्च करूँ न्यू प्रोडक्ट डेयरी के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं अमूल का एग्जांपल लेता हूँ। आपको पता होगा कि अमूल की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अमूल की आइसक्रीम, अमूल की चॉकलेट्स, अमूल का दूध, अमूल का मक्खन है, अमूल के हर एक डेयरी प्रोडक्ट उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अमूल एज ए कंपनी, उसको एज ए बिजनेस अगर उसको ग्रो करना, अपनी टर्नओवर बढ़ानी है, तो एक तरीका तो क्या है कि वो अपने वही प्रोडक्ट्स को क्या करे, अलग अलग मार्केट्स में जाके बेचे, ज़्यादा एक्सेस ले अलग अलग मार्केट्स का, तो उनका ज़्यादा टर्नओवर हो पाएगी। सेकंड चीज़ क्या है कि अमूल प्रोडक्ट्स में ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील करने लगे कि जैसे अब उसकी चॉकलेट्स भी आने लगी हैं। आपको पता होगा अमूल डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है, काफ़ी मेरी भी ऑब्वियसली फेवरेट है अमूल डार्क चॉकलेट। तो वो क्या हुआ, पहले वो किस में डील करती थी, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, अभी उसने प्रोडक्ट बढ़ाए हैं तो वो चॉकलेट्स में भी जा चुकी है। तो इससे भी क्या हो रही है कि उसकी सेल बढ़ रही है, राइट, उसकी टर्नओवर इंक्रीज होगी। और थर्ड तरीका जो वो एक कंपनी लगा सकती है, मैनेजमेंट जो प्लानिंग के तौर पे ला सकती है, एक्वायर एग्जिस्टिंग डेयरी प्रोडक्ट। अगर अमूल ऑलरेडी, जैसे कि मदर डेयरी है, आप जानते हो मदर डेयरी के प्रोडक्ट आते हैं, और उसके बाद वेरका के प्रोडक्ट आते हैं, वीटा के प्रोडक्ट आते हैं। तो अगर अमूल को अपनी टर्नओवर इंक्रीज करनी है तो क्यों ना वीटा को एक्वायर कर लिया जाए या फिर मदर डेयरी को एक्वायर कर लिया जाए। अगर वो ऐसा कर लेते तो जो मदर डेयरी के जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, तो उनकी ऑलरेडी जो मार्केट में जो नाम बना हुआ है, तो वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी सेल भी अब किसकी हो जाएगी, अमूल की हो जाएगी। तो तीन तरीके हैं जिस तरीके से मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर हम बात करेंगे। फर्स्टली क्या है कि अगर मैं एंटर करता हूँ न्यू मार्केट के अंदर,
अगर मैं न्यू मार्केट में जाता हूँ तो भी मेरे लिए क्या हो सकता है कि मैं अपनी प्रोडक्ट अपने सेल को बढ़ा सकता हूँ। सेकेंडली अगर मैं अपने प्रोडक्ट में न्यू प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ तो भी मेरी सेल इंक्रीज होएगी, सेल वैल्यू। एंड थर्ड इज एक्वायर एग्जिस्टिंग डेयरी प्रोडक्ट, जैसे में कि कोई ऑलरेडी जो हमारे ही सिमिलर लेवल पे जो बिजनेस है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लेवल का मीनिंग क्या हुआ कि जैसा बिजनेस मेरा है वैसे ही मैं अगर किसी और कंपनी को एक्वायर कर लेता हूँ तो उसके सारे कस्टमर बेस भी अब किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, राइट। तो ये 3 तरीके हैं। इसके बाद हमने जो थर्ड इसमें पढ़ा हुआ है स्पोर्ट प्रोसेस। स्पोर्ट प्रोसेस के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। स्पोर्ट प्रोसेस कौन सी थी, हमने इसमें बात की थी कि ह्यूमन रिसोर्स जो है डिपार्टमेंट, वो क्या एक्सपोर्टिंग प्रोसेस है। मेन प्लानिंग किसने की, मेन प्लानिंग की है मैनेजमेंट ने, राइट। अब उसको प्लानिंग को सही से लाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, सही ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मेन काम क्या है, सही टाइम पर सही जगह पर सही एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देना। यही तो क्या है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है। इसका मतलब क्या है, हमारे मेन ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए जो एक एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, एंसिलरी का मतलब होता है सहायक, राइट। तो जो सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हमारे कौन से होते हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज। तो इसके अंदर कौन सा होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डिफाइनिंग द क्रिएटिंग ए न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। एंड स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ कि कौन कौन किसकी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब कौन असाइन करेगा, सबकी ड्यूटीज कौन असाइन करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। तो ये हमारे लिए कौन सा होता है, सपोर्टिंग प्रोसेस हो जाता है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ परफॉर्मिंग ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज एज लिस्टेड अबव, ओके, जितनी भी ह्यूमन रिसोर्सेज की एक्टिविटी है ये सारे के सारे किसके अंदर आएगा, सपोर्टिंग प्रोसेस में आएगा। एंड द लास्ट इज ऑपरेशनल प्रोसेस। ऑपरेशनल प्रोसेस कौन से होते हैं, जो एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं। एक्चुअल का मतलब क्या हुआ, ऑपरेशनल मैनेजर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर डू एक्चुअल ग्राउंड वर्क एंड एंश्योर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। देखो जो डिसीजन लिए उसके बाद पहले नंबर तो प्लानिंग हुई, वो किसने की, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने की। सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने वो हमें सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं इसने। एंड द लास्ट वन इज द ऑपरेशनल लेवल, दैट मीन्स कि जो बिल्कुल जो एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूटीज़ को, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सके, वो किसके अंदर आएगा, ऑपरेशनल प्रोसेस के अंदर आता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, इसमें ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये एग्जाम्पल नया एड ऑन हुआ था, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से समझेंगे। ओके, नेक्स्ट मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ एक टॉपिक हमारा और है। एंड मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूँ तो ये टॉपिक है आपका रिस्क एंड इट्स, ये जो है ना ये आपको ध्यान रखना है। पहले इसका मीनिंग, इसमें एक टॉपिक और जुड़ा है सोर्सेज, कि ये रिस्क कहाँ कहाँ एंड इट्स मैनेजमेंट, उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आप कहेंगे सर रिस्क का मीनिंग तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ था, हाँ, लेकिन कुछ पॉइंट उसमें न्यू इंसर्ट हुए इसलिए मैंने पूरी डेफिनेशन वहाँ से उठाई हुई है। सेकेंडली इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो आपने वहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ी हुई थी, चलो अभी अब करते हैं तो हमको आपको याद आएगा वो चीज़ें। तो थोड़ा सा हम आगे चलें। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर मैं बता रहा हूँ कि रिस्क का मीनिंग आपने पहले भी किया हुआ है, डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है। रिस्क इज एन इवेंट, रिस्क इज एन इवेंट, पहली चीज तो यहाँ पर ये पता लगी, विच मे रिजल्ट। रिस्क तो वही चीज़ है, अगर 100% श्योर हो गए तो फिर वो रिस्क का आएगा, वो तो 100% श्योर ही है कि भाई अब तो लॉस ही लॉस है। दैट मीन्स कि एनी इवेंट विच में रिजल्ट किस में, जो मैं चाहता हूँ उसमें या जो मैं नहीं चाहता उसमें। दैट मीन्स कि मैंने जो प्लान कर रखा है कहीं मैं उससे डेविएट ना हो जाऊं, मतलब कहीं मैं अपना रास्ता भटक ना जाऊं, वो डेविएशन ना हो जाए, यही तो मेरे लिए क्या है, रिस्क है। इसलिए क्या है, रिस्क इज एन इवेंट दैट में रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम प्लान्ड ऑब्जेक्टिव। मेरी प्लानिंग की तो धज्जियां उड़ रही हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टिंग एन अनवांटेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। सीधी बात, नो बकवास। अनवांटेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या हुआ, मैं ऐसा नहीं चाहता था लेकिन वहाँ पर कहीं मैं डेविएट होकर पहुँच ना जाऊँ। और ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस किस फॉर्म में हो सकते हैं, ये कई फॉर्म में हो सकते हैं। पहला स्ट्रेटजी, सेकंड फाइनेंशियल, तीसरा रेगुलेटरी, फोर्थ ऑपरेशनल, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सोच के देखो मेरी स्ट्रेटजी कहीं बेकार ना हो जाए,
ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है। जो मैंने स्ट्रेटजी बना रखी है, कहीं वो स्ट्रेटजी सही तरीके से फॉलो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहला तो ये। सेकंड, फाइनेंशियल। जैसे कि आपको पता है कि आज एक रिस्क मैं कहूँ तो क्या ये रिस्क कोरोना का आज जो हम हैंडल कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस जिसे कह रहे हैं कि हमारी पूरी इकोनॉमी इंडिया की डाउन हो चुकी है कोरोना की वजह से। सिर्फ इंडिया की ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबकी इकोनॉमी डाउन हो चुकी है सभी कंट्रीज़ में देखा जाए। तो ये क्या है, एक रिस्क ही है, ये फाइनेंशियल रिस्क है। लोगों के पास इस वक्त सैलरी तक नहीं जा पा रही है, तो ये फाइनेंशियल रिस्क है। रेगुलेटरी रिस्क, लॉ का रिस्क हो गया, रेगुलेटरी हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। एंड द ऑपरेशनल रिस्क की और प्रोडक्ट और सर्विसेज को कहीं मैं सही तरीके से प्रोडक्शन में दिक्कत हो जाए, उनको ऑपरेट करने में दिक्कत हो जाए, उनको मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर उनकी किस तरह से हम उनको पहुँचा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना की वजह से आपको पता है कि प्रोडक्ट्स हमने बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग भी रुक चुकी थी और उसकी ऑपरेशनल प्रोसेसेस सारी बंद हो चुकी थी। इवन डिलीवरी तक रोक दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट, आपको पता है कि एक बॉर्डर क्रॉस करना अलाउड नहीं था लॉकडाउन की वजह से। तो ये कौन सा होता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हमारी ऑपरेशनल प्रोसेसेस है वो भी रुक सकती हैं, राइट। तो ये रिस्क किस चीज़ का, रिस्क इज एन इवेंट दैट में रिजल्ट ए सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम ए प्लान ऑब्जेक्टिव रिजल्टिंग इन एन अनवांटेड नेगेटिव consequences। ओके, और इसके बाद हमने देखना है ये सेकंड पॉइंट जो आपको है, ये न्यू पॉइंट है, ये जरा ध्यान देखना। द डिग्री ऑफ रिस्क associated with an event is determined by likelihood, uncertainty and probability of an event occurring and the consequences। सीधी बात, एक बात सोचो, इन्होंने कहा कि डिग्री ऑफ इवेंट, मेरे को डिग्री ऑफ रिस्क, कितना रिस्क, ये भी मुझे पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखो 100% अगर रिस्क है, इसका मतलब क्या है कि वो तो पूरे चांसेस कि लॉस ही लॉस है, राइट। डिग्री का मतलब है क्या, डिग्री ऑफ रिस्क का दैट मीन्स कि विच मे रिजल्ट पॉजिटिव और विच में रिजल्ट नेगेटिव। अब वो कितना पॉजिटिव हो सकता है और कितना नेगेटिव हो सकता है, हमको वो क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा, और उसके कंसिक्वेंसेस को पहले से ही हमको माइंड में सोचना होगा। कंसिक्वेंसेस दैट मीन्स रिजल्ट्स को, कि अगर मेरे को इवेंट में अगर वो हो जाता है एट द टाइम, अगर वो अकर हो ही जाता है रिस्क, तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, मेरे को वो भी साथ में एनालाइज करने हैं, उसका एनालिसिस मेरे को करके चलना है साइड में। अब ये टॉपिक इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यू टॉपिक इंसर्ट हुआ है, तो इस टॉपिक को प्लीज़ आप ध्यान से समझे। ये सोर्सेज ऑफ रिस्क, ये टॉपिक न्यू इंसर्ट हुआ है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू मी ये पेपर के लिए बिल्कुल सुटेबल क्वेश्चन बनता है इस बारी के लिए, क्योंकि न्यू भी इंसर्ट हुआ है आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर और इसकी वर्थ भी है बिल्कुल कि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सके, राइट। तो अभी हम इससे थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। रिस्क ध्यान से देखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिस्क। सीधी बात, मैनेजमेंट तो तब होएगी ना जब मैं पहचान पाऊंगा कि रिस्क किस वजह से है। सोर्स का मतलब क्या है, उत्पत्ति, कहाँ से ये जन्म ले रहा है रिस्क। रिस्क कई जगह से जन्म ले सकता है, आज हम वही चीज़ पढ़ने लग रहे हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिस्क को पहले पहचानने के लिए, एनालिसिस करने के लिए मेरे को सबसे पहले ये जानना होगा कि ये इसका सोर्स क्या है, ये किस वजह से मेरे पास रिस्क अराइज हुआ है मेरे बिजनेस में, राइट। इसके अलावा इसकी मैनेजमेंट करने के लिए भी मेरे को सोर्स का पता होना ज़रूरी है। ओके, तो दिस विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल थ्रेट्स, दिस विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल थ्रेट्स, vulnerabilities and according to appropriate risk mitigation strategy can be adapted। दैट मीन्स मेरे को इसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, रिस्क मिटिगेशन, दैट मीन्स कि रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या हम कभी भी रिस्क को ज़ीरो कर सकते हैं? मैं कह सकता हूँ कि मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, दैट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज़ अनअवॉइडेबल। रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल, कभी भी रिस्क नेगेटिव और ज़ीरो तो नहीं हो सकता या नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हाँ, रिस्क को अप टू अ सर्टेन लेवल हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और उसी के लिए क्या करना होगा, पहले मेरे को उसका सोर्स जानना होगा कि इसके क्या क्या सोर्सेज हैं मेरे बिजनेस को जो अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है टॉपिक आपका सम कॉमन सोर्सेज ऑफ रिस्क। ये टॉपिक आपको प्लीज़, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से, ये थर्ड पॉइंट आपको लर्न करना है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से रिस्क जनरेट हो सकता है। पहला, कमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप दैट मीन्स लॉ से रिलेटेड।
कमर्शियल बिजनेस से रिलेटेड। ये बिजनेस में हमारे पास बहुत सारे क्या हो सकते हैं, कंपटीटर्स होते हैं, ये भी मेरे लिए एक रिस्क का कारण होता है। बिजनेस में न्यू न्यू चैलेंजेस आते हैं, हमारे को डेली बेसिस पे न्यू चैलेंज आते हैं, कमर्शियल लेवल पे चेंजेस आते हैं, फाइनेंशियल लेवल पे चेंजेस आते हैं, एंड लीगल लॉ। आपको पता है कि जैसे हमारा अभी जीएसटी चेंज हुआ था, तो ऑब्वियसली उसकी सारी अकाउंटिंग, उसके करने का तरीका, उसकी रिटर्न फाइलिंग ए टू जेड, उसका किस तरह से उनके इनवॉइस तक हमने जो बिल बुक थी जो छपवाई थी, सभी के सभी जितने भी हमारे जितने भी जीएसटी के लिए पहले रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उनको सभी के सभी बिल बुक भी नहीं छुपवानी पड़ी थी, एंड उनको न्यू रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंडर लेना होगा था। तो ये क्या हुआ, लीगल रिलेशनशिप। पहला रिस्क तो यही है, लॉ से रिलेटेड। सेकंड क्या होगा, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। थर्ड इज ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के अंदर आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से हम ह्यूमन रिसोर्स का क्या है, एचआर डिपार्टमेंट क्या है, ह्यूमन्स को एम्प्लॉय करते हैं बिजनेस के अंदर ताकि उनको वेरियस एक्टिविटीज़ को करवा सके, लेकिन उनका बिहेवियर कैसा होगा फॉर विद इन बिजनेस, तो वो हमारे लिए रिस्क है। कहीं हम उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए क्या हो रहा है, एक रिस्क। ऑब्वियस बात, ये ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड मेरा रिस्क है। देन नेचुरल इवेंट। नेचुरल इवेंट जैसे अभी आपको पता है कोरोना वायरस, ये क्या एक नेचुरल डिजास्टर इवेंट आ गया, ये भी मेरे लिए क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल है, जैसे कोई भी देखो नेचुरल कैलमिटीज़ के अंदर आप क्या सोचोगे, नेचुरल कैलमिटी जैसे कि बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, बारिश ज़्यादा आ जाती है, या फिर कोई भी नेचुरल इवेंट है, कोई अर्थक्वेक आ गया, या ये कोरोना की वजह से हो गया, तो ये सारे किसी नेचुरल इवेंट के अंदर आते हैं। पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या है, आपको पता होगा कि बीजेपी के आते ही शेयर मार्केट एकदम से बहुत उछाल पे गई थी, जैसे ही मोदी जी सिलेक्ट हुए थे, राइट, एज ए पीएम। और अगर यही कांग्रेस सिलेक्ट हो जाती तो ऑब्वियस बात है उससे क्या होने से मार्केट हमारी काफ़ी डाउन होती थी, ऑब्वियस बात है। तो इसका हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो भी हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कुछ एजेंडा होता है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ सोचा होता है कि हम आने वाले टाइम में इन कामों को पूरा करेंगे, तो उनके बेस पे, जैसे कि मोदी जी का एक एजेंडा था कि वो जीएसटी लेके आएंगे, तो ले आए, और इसके अलावा और भी बहुत से इनके एजेंडाज हैं जिसके बेस पे मेरा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। ओके, टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल इशू, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चल के, लेकिन आपको पता होगा टेक्नोलॉजी मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से है। दैट मीन्स कि न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी हो रही हैं, मेरे लिए हो सकता है उसको समझना भी मुश्किल हो, और इसी तरह से बिजनेस के अंदर न्यू टैक्नोलॉजीज हो, या जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी हम लेके आते हैं वो ऑब्सलीट हो जाती है। ऑब्वियस बात है, थोड़े टाइम के बाद ये ऑब्सलीट हो जाती है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज आती है और हमको कहीं ना कहीं उसके ऊपर रिलाई करना ही होगा। तो जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें तो ये सोच कर देखें कि इस टेक्नोलॉजी को ख़राब होने में, दैट मीन्स कि उस टेक्नोलॉजी को मैं कितने लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकता हूँ, तो मेरे को ये देखना होगा। क्योंकि जब भी मैं कोई नई न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर को अडॉप्ट कर रहा हूँ, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरे को इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को भी रेडी करना होता है, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी होती है। तो बार बार अगर मेरी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आएंगे तो मेरे लिए ये डेंजरस हो सकता है। तो टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल इश्यूज़ ये मेरे को ध्यान रखने होंगे। एंड द मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ कंट्रोल हम आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एक्टिविटी का क्या है, मैनेजमेंट का काम क्या, डिसीजन मेकिंग करना, प्लानिंग करना, न्यू स्ट्रेटजीज बनाना, ये सारा काम क्या है। अगर उनकी स्ट्रेटजी ही बेकार हो, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी, आपने जानते हो विजय माल्या की कंपनी, कौन सी, एयरलाइंस कंपनी किंगफिशर। किंगफिशर कंपनी ने अपने जैसी एक एयरलाइन कंपनी को टेक ओवर किया था। किंगफिशर खुद डूबता हुआ जहाज़ था, उसने एक डूबती हुई कंपनी को लिया, तो उसको लगा कि मेरे पास एयरक्राफ्ट सब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा एयरक्राफ्ट होने की वजह से, क्योंकि वो भी डूब रही थी कंपनी, तो वो डूब रही कंपनी उसने क्या किया, एक्वायर कर लिया किंगफिशर ने। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से क्या हुआ, किंगफिशर भी डूब का बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। अगर वो स्ट्रेटजी उन्होंने ना ली होती उस टाइम पे, अपने इन्वेस्टमेंट इतने हाई लेवल ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स ना की होती उस कंपनीज के अंदर, तो ऑब्वियसली शायद, और उस पैसे को अगर वो यूज़ करते किसी तरीके से इसको उभारने में, किंगफिशर शायद ना डूबती। लेकिन उसकी स्ट्रेटजीज बेकार थी। तो मैनेजमेंट एक्टिविटी भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
आपको एक कंपनी है टाटा, जैसे कि आपको पता है टाटा नैनो, कोई भी अपने घर में नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नैनो नहीं परचेज कर रहा। रीज़न बीइंग, ना तो उसमें वो सेफ्टी सेफगार्ड्स रखे गए हैं, वो सेफ्टी फील नहीं होती उसको। नैनो लो बजट ज़रूर है, लेकिन ना तो वो सेफ़ है क्योंकि उसमें से कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स कुछ भी लगाए नहीं हुए। सेकंड चीज़, वो एक रेपुटेशन की बात करें तो हमारे इंडिया में मेन चीज़ देखें तो उससे तो यार अल्टो अच्छी, और नैनो नहीं लेंगे। तो नैनो के अंदर जो इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कॉस्ट लगाई थी टाटा ने, तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि टाटा को ह्यूज लॉसेस का सामना करना पड़ा था ड्यू टू नैनो। उन्होंने नैनो जो लॉन्च की थी उसकी वजह से उसको बहुत बड़े लॉसेस से गुजरना पड़ा था। तो ये किसकी वजह से था? एक्चुअल में ये डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर टाटा की डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम थी। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से भी एक रिस्क जनरेट हो गया था कि जिसकी वजह से हो सकता है कि टाटा कंपनी भी किस में चले थे, लिक्विडेशन में जा सकती थी, कि इतने ह्यूज लॉसेस उनको सहने पड़ गए थे। हाँ, उसके बाद उनकी स्ट्रेटजीज अच्छी थी तो उसकी वजह से बिजनेस का रिस्क वो मिनिमाइज कर पाए हैं। नेक्स्ट क्या हो गया? इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो जिनके ऊपर हमारा रिस्क डिपेंड करता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे को ये वाले पॉइंट्स, क्या मेरे को टिप्स पे होने चाहिए? यस। पहला क्या? कमर्शियल एंड लीगल। सेकंड, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। थर्ड, ह्यूमन बिहेवियर। फोर्थ इज नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल इवेंट्स जो हो सकते हैं। फिफ्थ इज पॉलिटिकल। सिक्स्थ इज टेक्नोलॉजी। सेवंथ इज मैनेजमेंट एक्टिविटी एंड लास्ट इज इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। इनके बेसिस पे हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। सोर्सेज ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके ऊपर बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक देखो कि ब्रॉडली रिस्क हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। क्या? पोटेंशियल लॉस, ऑब्वियस बात है। पोटेंशियल लॉस दैट मीन्स कि जिसकी वजह से लॉस हो सकता हो, 100% नहीं है, दैट माइट बी कन्वर्टेड इनटू लॉस सर्कमस्टांसेस, राइट। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? लॉस ही हो जाए। तो ये पोटेंशियल लॉस इसके अंदर 100% है रिस्क की वजह से। सेकंड, अनसर्टेनिटी। क्या श्योर है? भाई श्योर होते तो फिर रिस्क क्यों कहते हैं? फिर तो है ही लॉस। आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, अनसर्टेन है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज है, प्रोबेबिलिटी पूरी है कि लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 100% श्योर नहीं है कि लॉस होगा ही होगा, क्योंकि अगर होगा ही होगा तो उसके लिए मैं किस तरह से उसको मिनिमाइज कैसे कर सकता हूँ? पॉसिबिलिटी नहीं है फिर तो 100, हमको पता ही है कि लॉस होने होगा। इन एनी सर्कमस्टांसेज मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता, मैं लॉस होगा ही होगा। तो फिर मैं उसके लिए कोई भी प्लानिंग किस तरह कर सकता हूँ? लॉस को मिनिमाइज कैसे कर सकता हूँ? बट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ प्रोबेबिलिटी की लाइकलीहुड, ये पॉसिबिलिटी है। इसकी थर्ड क्या है? इसकी नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि फीचर क्या होया रिस्क का, तो रिस्क का फीचर क्या? प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का आपको मतलब क्या है? चांसेस ऑफ हैपनिंग, होने के चांस भी हैं और नहीं भी हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट थ्रेट एजेंट माउंटिंग ए स्पेसिफिक टास्क अगेंस्ट ए पर्टिकुलर सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ रिस्क की बात कर रहा हूँ, तो ये अब आपको न्यू टॉपिक है, आपको ये देखना होगा। इसके अंदर आपने बिजनेस रिस्क के बारे में थोड़ा पढ़ रखा है, बट इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रिस्क और डेटा रिलेटेड रिस्क आपको न्यू करने हैं, राइट। तो अगर मैं पहले अभी इसको बताऊँ तो 3 तरह के हमारे रिस्क हैं। तो 3 तरह के रिस्क हैं, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट देखते हैं कौन से रिस्क है हमारे? बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। बिजनेस रिस्क की ये सीरियल नंबर प्लीज़ आप याद रखें, 6 के 6 आपको 100% हर टाइम आपके माइंड में रहने चाहिए। तो ये साथ में ये आपको पैराग्राफ फॉर्म में दे रखे हैं इंस्टीट्यूट ने, बट मैंने वहाँ से पॉइंट्स बना के कुछ एग्जांपल्स लेके साथ में आपको ये सिंप्लीफाइड वे में सामने लिखा है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स ऑन द स्पॉट टिप्स पे होने चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पर, फर्स्ट बिजनेस रिस्क क्या? स्ट्रेटजी। अभी अभी मैंने बात की है यार, नोकिया, टाटा, किंगफिशर, ये सारे क्या हैं? स्ट्रेटजी। नोकिया के बारे में आप जानते हैं, नोकिया लीडिंग मोबाइल कंपनी थी इंडिया के अंदर। अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने थोड़े जो सीनियर हैं, आपसे बड़े हैं, आप उनसे पूछिए। ये सैमसंग वगैरह को आसपास भी नहीं पटकने देती थी ये कंपनी। ये 2006-07 की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, 2004, 2005, 2006, ये कुछ पीक ईयर्स थे नोकिया के। इनके हर मंथ इतने मॉडल्स लॉन्च होते थे, लेकिन ये सिम्बियन यूज़ करता था। सिम्बियन समझते हैं? जैसे एंड्रॉयड होता है ना,
एंड्रॉयड है या iOS है। आईफोन के अंदर जैसे आपको पता है कि iOS का सॉफ्टवेयर यूज़ करता है वो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है उसका, मोबाइल का iOS। और ऐसे ही एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए, ये जो अभी हमारे फ़ोन आ रहे हैं राइट, जो सैमसंग वगैरह जो है ये यूज़ कर रहे हैं, MI के फ़ोन से, इनमें सब में क्या एंड्रॉयड है। इसी तरह से नोकिया जो यूज़ करता था सिम्बियन सॉफ्टवेयर था वो यूज़ कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, नोकिया ने अपनी पॉलिसीज़, जो अपनी स्ट्रेटजीज थी वो चेंज नहीं की, वो सिम्बियन पे ही अटका रहा। वो कह रहा है कि नहीं, मैं अगर आईफोन iOS पे अटका हुआ है तो मैं सिम्बियन पे अटके रहूँगे। लेकिन सिम्बियन के अंदर इतने फंक्शंस नहीं थे, एडवांस फंक्शंस, कि जिसकी वजह से वो मार्केट में सस्टेन कर सकें। तो उसी का बेनिफिट लेके सैमसंग और ये बाकी कंपनीज जो हैं एंड्रॉयड की वजह से आगे जा चुकी है। इसने एंड्रॉयड में शिफ्ट नहीं किया तो अपनी स्ट्रेटजी की वजह से ये फेल हो गई। तो सीधा पहला रिस्क क्या, बिजनेस रिस्क स्ट्रेटजी रिलेटेड है। क्या ये स्ट्रेटजी का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है? द आंसर इज यस। स्ट्रेटजी दैट मीन्स ये स्ट्रेटजी आपकी कैसी होगी, ये डिज़ाइन करती है, ये फ्रेम करती है कि आपका बिजनेस रिस्क कम है या ज़्यादा है। सेकेंडली फाइनेंशियल रिस्क। अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी हो सकता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अगर मेरा, आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली RBI ने एक अनाउंसमेंट की है। RBI ने क्या किया कि हमारी GDP नेगेटिव हो चुकी है, तो नेगेटिव रेट पे जा चुकी है। तो अल्टीमेटली एक चीज़ देखा जाए तो हमारी यहाँ पर क्या हो गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बहुत बड़े लेवल पे आ चुका है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि अब मैं कहूँ तो सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं इवनली। अगर आज की मैं न्यूज़ आपको बताऊँ तो आज की न्यूज़ में उन्होंने क्या है कि 70% सैलरी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 70% तक अपनी सैलरी को मिनिमाइज़ कर सकती है एम्प्लॉयज़ की। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि अब आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है, रिस्क किस चीज़ का, फाइनेंशियल क्राइसिस का, तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से क्या हो रहा है, सैलरी भी कम कर रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल क्या हो गया, सैलरी टू इट्स एम्प्लॉयज़। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी तक नहीं दे पा रही है। तो ये क्या है, लिक्विडिटी का हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, लिक्विडिटी का रिस्क है। इंटरेस्ट रेट्स डाउन हो चुके हैं, क्रेडिट रिस्क आपको पता होगा कि रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट डाउन की है RBI ने। इसका मतलब क्या हो गया, 40 BP अगर डाउन हो रही है तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाउन हो रही है। FD पर हमको इंटरेस्ट कम मिलेगा, सेविंग अकाउंट्स जो है उस पर हमको इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो ये किस वजह से है, ये फाइनेंशियल रिस्क है। ये हमारे लिए क्या है, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि पहले नंबर पे तो हमारे पास पैसा आएगा कहाँ से, सेकंड नंबर पे हम क्या देखते हैं, इस पैसे को इफेक्टिव यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लिक्विडिटी का भी हमारे पास रिस्क हो सकता है, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, क्योंकि लोन महंगे मिल सकते हैं। तो ये सारा काम हमारा क्या, फाइनेंशियल रिस्क के अंदर आता है। बिजनेस को एक फाइनेंशियल रिस्क भी है वो हैंडल करने पड़ सकते हैं आने वाले टाइम पर। तो उसके लिए भी उसको क्या करनी होगी, अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी होंगी। रेगुलेटरी रिस्क का मतलब क्या होगा, रेगुलेशन का मतलब होता है लॉ। मतलब कहीं मैं कोई लॉ को वायलेट कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर किसी लॉ को कंप्लाई नहीं करूंगा, कंप्लायंस रिस्क भी इसका नाम है, याद रखें। तो अगर मैं किसी लॉ को कंप्लाई नहीं करूंगा तो मेरे को क्या, बहुत बड़ी पेनल्टीज लग सकती हैं, बहुत ही बड़ी पेनल्टीज आपको सामना कर सकती हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। साउथ इंडिया की कंपनी है जो जिसने फैक्ट्रीज वगैरह लगाई थी, उसने कुछ पेड़ काटे हैं और पेड़ काटने के वहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज लगाई। और इसके अलावा उसने क्या किया कि कुछ एनवायरमेंटल जो परमिशंस लेनी थी, लाइसेंस लेने थे, वो उसने नहीं लिए। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस पेनल्टीज के थ्रू उन्होंने लगाई तो करोड़ों में पेनल्टीज लगाई हैं उनको, उस कंपनी को। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। क्या इसकी वजह से उसने रेगुलेशंस, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट को अपने अहमियत नहीं दी है, तो इसकी वजह से आपके ऊपर बहुत, क्योंकि आपने लॉ को तोड़ा है, सीधी बात बोलूँ तो। सेकेंडली GST की वायलेशन कर दी है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, आपने कंप्लाई नहीं किया, GST की रिटर्न्स टाइम पे फाइल नहीं कर रहे हैं, या फिर टैक्स देने में कोई घोटाला किया है, या फिर आपने किसी भी तरीके से टैक्स अवॉइड करने की कोशिश की है, राइट। तो अगर आप टैक्स अवॉइड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने लॉ को वायलेट किया।
आपने किसी भी लॉ को अगर वायलेट किया तो वो रेगुलेटरी रिस्क होगा, तो उसकी वजह से आपको फर्दर कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी मेरे लिए क्या हो गया, रिस्क। बिजनेस को फर्स्ट रिस्क कौन सा था, स्ट्रेटेजी रिस्क, सेकेंडली फाइनेंशियल रिस्क, थर्ड इज रेगुलेटरी रिस्क, फोर्थ इज ऑपरेशनल रिस्क, बिजनेस को किस तरह से ऑपरेट करना। देखो ध्यान से, risk that could prevent the business from operating in the most effective and efficient manner or disruptive to other operations, lack of faulty BCP। BCP का मतलब क्या है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग दैट मीन्स कि हमने अपने, आपने याद होगा कि हमने डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग DRP और BCP के बारे में हमने बात की थी कि हमारे पास बैकअप होना चाहिए यार। फॉर एग्जांपल मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर मैं बिजनेस, मेरी IT कंपनी है, तो मेरा सारा काम किसके, कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। मेरा डेटा बाय चांस कोई भी रीज़न की वजह से, कोई बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया या कोई भी रीज़न है, या किसी ने डेटा लॉस हो गया, चोरी हो गया, आग लग गई या थेफ्ट हो गया, कुछ भी हो गया, अगर मेरा डेटा ख़त्म हो गया तो क्या मैं आगे बिजनेस को ऑपरेट कर पाऊँगा? मेरे लिए ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। तो उसके लिए रिकवरी प्लान, मेरे पास बैकअप प्लान होना चाहिए। तो ये मेरा क्या है, ऑपरेशनल रिस्क। अगर मेरा बैकअप प्लान ही फॉल्टी है, अगर मैं पूरा बैकअप नहीं रख पा रहा हूँ, तो मैं किस तरह से अपने बिजनेस को आगे मूव कर पाऊँगा? तो मेरे लिए ऑपरेट करना ही इम्पॉसिबल है। तो ये कौन सा हो गया, ऑपरेशनल रिस्क। एंड द नेक्स्ट वन इज हजार्ड रिस्क। रिस्क दोस्त आर इंश्योरेबल। इंश्योरेबल क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर। आपको पता होगा कि जैसे आग लगती है, अर्थक्वेक आ गया, तो इसके अगेंस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, इंश्योरेंस ले सकता हूँ। आपको पता ही होगा ये चीज़ के बारे में कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह आता है तो उसको ये इंश्योरेबल है, दैट मीन इसका मैं क्या करता हूँ, इंश्योरेंस ले सकता हूँ। तो रिस्क 2000 इंश्योरेबल, ये सारे कौन से होते हैं, हजार्डस रिस्क के अंदर आते हैं। हाँ, उनका मेरे पास आपको साथ में ये क्या लिखा है कि इंश्योरेबल, तो मेरे पास एक रेमेडी भी ज़रूर है कि मैं उनका इंश्योरेंस करवा सकता हूँ, बट रिस्क तो रिस्क है, वो वाला भी बिजनेस के लिए। एंड द रेजिडुअल रिस्क, बाकी सारे रिस्क जो होते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, इट रेफर्स टू द रिस्क रिमेनिंग इवन आफ्टर काउंटर मेजर ऑफ द एनालाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। देखो, मैंने एनालाइज भी कर लिया, उसके लिए मैंने स्ट्रेटजी भी बना ली, प्लानिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, बट स्टिल क्या मैं 100% श्योर हो सकता हूँ कि मैं अब ठीक है, मैं को अब लॉस नहीं होगा? द आंसर इज नो। 100% मैं फिर भी श्योर नहीं हो सकता। तो वो भी मेरे लिए क्या है, रेजिडुअल रिस्क। दैट मीन्स कि इवन मैं उसके लिए काउंटर मेजर्स जितने मर्जी ले लूँ, काउंटर मेजर्स लगाने के बाद भी मेरे पास क्या है, रिस्क रहेगा किस चीज़ का, कि मैं अभी उसको हैंडल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, रेजिडुअल रिस्क के अंदर आएगा। ओके, सो आपने, मेरे को उम्मीद है हमने 3 तरह के रिस्क पढ़ने हैं। फर्स्टली बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के अंदर हमने बात की कि कितने तरह के हो सकते हैं, 6 तरह के। फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक रिस्क, सेकंड इज फाइनेंशियल रिस्क, थर्ड इज रेगुलेटरी रिस्क, फोर्थ इज ऑपरेशनल रिस्क, फिफ्थ इज हजार्ड रिस्क एंड सिक्स्थ इज रेजिडुअल रिस्क। प्लीज़ इनको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इनको याद करिएगा और विद एग्जाम्पल इनको याद करना, राइट। तो इसके बाद हमारा सेकंड जो रिस्क आते हैं, सेकंड टाइप ऑफ रिस्क हमारे क्या है, टेक्नोलॉजी रिस्क। इसके बारे में हमने अभी भी बात की है। टेक्नोलॉजी डे बाय डे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं, हमें अडॉप्ट करनी ही होंगी अगर हमें एनवायरनमेंट में रहना है। तो उसको एनवायरनमेंट में रहते टाइम पहली बात तो हमको टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं वो पढ़ेंगे। सेकेंडली मेरे पास क्या होना चाहिए इसके लिए, टेक्नोलॉजी रिस्क को हैंडल करने के लिए, तो मैं पहले से ही उसको एनालाइज करूं जो लॉन्ग टर्म तक, जिसके बेस पे मैं अपना बिजनेस को हैंडल कर सकता हूं। क्योंकि देखो, एक बार अगर मैंने कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लिया, लाइक टैली या सैप मैंने इंस्टॉल करवा लिया, अगर मैं सैप पे जाता हूँ तो मुझे पता है कि आने वाले 5 से 10 साल 15 साल मेरा बिजनेस को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बिजनेस आराम से मैं उसकी अकाउंटिंग, उसका सारा रिकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं सैप पे नहीं ले रहा तो टैली पे हूँ या फिर कोई और बिजी पे हूँ, तो आने वाले टाइम में मेरे को पता है कि आने वाले टाइम में मेरे को चेंज शिफ्ट होना ही होगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को एक चीज़ ध्यान रखना है कि मेरे को अपने आने वाले टाइम को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर मेरे को बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा, क्योंकि ये ना हो कि मुझे बार बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़े ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, राइट। टेक्नोलॉजिकल रिस्क की वजह से मेरे को बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़े और मेरे को ह्यूज लॉसेस से गुजरना पड़े। तो ये, इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, अभी से ही प्लानिंग करनी होगी, दैट इज टेक्नोलॉजिकल रिस्क। तो फर्स्ट रिस्क क्या, फ्रीक्वेंट चेंजेस एंड ऑब्सोलेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है और बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं। आपको ही पता
पता होगा कि आजकल कितना टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजीज इंसर्ट हो रही हैं। इवन मैं अगर मैं मोबाइल्स बिजनेस के अंदर बात करूं तो डेली न्यू चीज़ें आ रही हैं। कभी कोई फ़ोन कुछ लॉन्च कर देता है तो कौन सी कंपनी दूसरी चीज़ लॉन्च कर देती है, तो न्यू टेक्नोलॉजीज आती है, तो कहीं ना कहीं हमको उस पर शिफ्ट करना ही होगा न्यू टेक्नोलॉजीज पे ऊपर। ओके, सेकंड इज मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने वही चीज़ आपको बोला, कंपनीज क्या करने लगी हैं इस वक्त। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कंपनीज नाउ डेज आर यूजिंग मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक वी सी बैंकिंग सिस्टम विच में क्वाइट कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको बताया था कि बैंकों के अंदर क्या चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो वहां पर उन्होंने अपने स्पेशल सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू बैंक्स ऑपरेट करते हैं। यस, तो वो हमने बात की, तो उसके अकॉर्डिंग द पर्सोनल शुड हैव नॉलेज अबाउट द रिक्विजिट। अब देखो, अगर मैंने पहले बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं तो ओरेकल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं शिफ्ट कर रहा हूँ फिनेकल पे, राइट। तो अगर मैं अपना सॉफ्टवेयर न्यू टेक्नोलॉजी पे जा रहा हूँ तो आपको पता होगा कि मेरे को सारे एम्प्लॉयज़ को वो सॉफ्टवेयर सिखाना भी होगा, विच इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। अगर मैं देखूँ तो सारे एम्प्लॉयज़ को फिर दोबारा से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, उनको नॉलेज देना, तो दैट इज़ ये टेक्नोलॉजिकल स्किल्स उनको प्रोवाइड करवाना, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। और इतने बड़े लेवल पे करना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम बार बार इसको करते चलें। तो इसलिए ये भी मेरे लिए रिस्क होता है कि कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है डे बाय डे। थर्ड इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस बात है यार, अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूं तो हर एक टेक्नोलॉजी के लिए उसके कंट्रोल्स भी अलग हैं। अगर मैं टैली के लिए कहता हूं तो उसके कंट्रोल्स क्या हैं, सिर्फ अकाउंटिंग रिलेटेड कंट्रोल लगाने होंगे मेरे को। लेकिन अगर मैं सैप करता हूं तो आपने सैप में के बारे में पढ़ा था कि सैप ईआरपी के अंदर, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया होता है। अगर मैं टैली से बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, उन पर जो कंट्रोल लगा रहा हूँ क्या वही एज इट इज़ मेरे ईआरपी मॉड्यूल के ऊपर काम करेंगे। मेरे को कंट्रोल्स भी सेटअप करने होंगे अगर मेरे को टेक्नोलॉजी से शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मेरे को, अगर मैं टेक्नोलॉजी चेंज करता हूं तो पहले नंबर पे तो अपने एम्प्लॉयज़ को तैयार करना होगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी होना होगा, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को टेक्नोलॉजिकल स्किल्स प्रोवाइड करवाने होंगे, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएंगे। एंड स्टिल अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, एम्प्लॉयज़ को सिखा तो दिया लेकिन वहाँ पर गड़बड़ घोटाले होने लग गए, तो उनसे बचने के लिए मेरे को क्या करना होगा, बहुत सीधी सी बात है, कंट्रोल सेटअप करने होंगे। क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है तो उसके कंट्रोल्स भी उसी के अकॉर्डिंग न्यू हमको सेटअप करने होंगे, नहीं तो हमको ह्यूज लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, राइट। देन द नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम करने वाले हैं प्रॉपर अलाइनमेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड लीगल रेगुलेटरी। देखो, अगर मैं टेक्नोलॉजी के अंदर आ भी गया, मैंने कोई नया सॉफ्टवेयर लिया, जैसे अभी मैंने बात की ईआरपी के ऊपर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं न्यू टेक्नोलॉजी पे आ चुका हूँ, नो डाउट। लेकिन जो मैंने ईआरपी मेरे लिए फ्रेम हुआ है, मैंने सॉफ्टवेयर फ्रेम करवाया है, वो मेरे लॉ को वायलेट कर रहा है। चलो इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो टैक्सेशन का पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, उसके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी, जीएसटी के इनवॉइस की भी एक प्रॉपर लॉ के अंदर दे रखी है कि एक इनवॉइस के अंदर उसका जीएसटी नंबर और उसके अंदर उसका एचएसएन कोड या एसएससी कोड आपको मेंशन करना होगा, राइट। या फिर उसके अंदर गुड्स की डिटेल आपको मेंशन करनी होगी, उसमें एड्रेस, डेट वगैरह सारा कुछ साइन करना, वो ए टू जेड आपको इनवॉइस के अंदर क्या करना है, मेंशन करना है, राइट। ये आपने क्या किया हुआ है, ये हमने जीएसटी लॉ के अंदर पढ़ा हुआ है, इसमें तो आई थिंक आप लोगों को कोई भी शक नहीं है, राइट। तो अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इस चीज़ को फर्दर अगर मूव करूँ, मैंने जो ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाया है वो जो इनवॉइस जनरेट कर रहा है उसके अंदर एचएसएन कोड नहीं आ रहा है या फिर एसएससी कोड नहीं आ रहा है, तो या गुड्स की पूरी डिटेल उसमें मेंशन नहीं होती है, तो ऑब्वियस बात है ये तो लॉ की वायलेशन हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं टेक्नोलॉजी में जा भी रहा हूँ, कहीं उसकी वजह से मेरी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं, जो मेरी बिज़नेस की पॉलिसीज़ हैं, कहीं वही वायलेट हो रही हों, या फिर जो मेरे लीगल फ्रेमवर्क है, जो मेरा लॉफुली जो लॉ बने हुए हैं, मैं उनको वायलेट कर रहा हूं, तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से अगर मेरे को शिफ्ट करना पड़ रहा है न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो मेरे को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होगी कि मेरे को किसी भी तरह की कंप्लायंस वायलेट ना हो। ओके,
तो प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए किसके साथ, बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके, और उसके बाद हमने बात की डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स। देखो ये सबसे बड़ी दिक्कत है आईटी सोर्सिंग के लिए। आईटी का मेरे को नॉलेज नहीं है बॉस। चलो मैं एक बात आपसे करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं आईटी के लिए। जैसे मैं बोलूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है बॉस कि मैं अपना क्लाउड सेटअप कर सकूं। मेरे को godaddy.com से, वहाँ से मैं कुछ स्पेस परचेज करता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए, अपने डेटा रखने के लिए। गूगल का देखो काम है, बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, तो इन्होंने तो अपने डेटा सेंटर बना रखे हैं। जैसे हमने आईफोन की बात की, एप्पल की बात की, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने तो अपने डेटा सेंटर बना रखे। बट मेरे पास इतना ना तो डेटा होता है, और सेकंड चीज़ मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कर सकूं कि अपना डेटा सेंटर बना सकूं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दूसरे पे परचेज करता हूँ, वेंडर पे। बट इसका मतलब क्या हो गया, मैं बहुत सारी आईटी सर्विसेज को यूज़ कर रहा हूँ। आप चीज़ पे डिपेंड हो गया मैं बहुत सारा। किन के ऊपर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर। किस तरह से, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। वेंडर के ऊपर डिपेंड हो गया मैं, मेरा डेटा उसके थ्रू जाएगा। वहाँ पर क्लाउड के ऊपर मेरा डेटा पड़ा होगा, वहाँ पर उस पर मैं वो 24/7 अवेलेबिलिटी देगा या नहीं देगा। तो दैट मीन्स ये आईटी से रिलेटेड तो हो गया, डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स। एंड ये इसके लिए क्या है, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ चाहिए। या तो मैं खुद को हैंडल करूँ, या फिर मैं क्या करूँ, आउटसोर्स कर दूँ। और आउटसोर्स करूँगा तो वेंडर्स के पास मेरी डिटेल रहेगी, तो ये मेरे लिए बहुत रिस्की है। और नेक्स्ट इज वेंडर रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन मल्टीपल वेंडर्स। जरूरी है नहीं कि मैं एक ही वेंडर की हेल्प लूँ। देखो मैंने अभी आपको क्या बोला, आईटी मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई मैं हार्डवेयर अपने आप ठीक कर सकूँ। देखो मशीनें अपने आप ख़राब हो सकती हैं, और मशीन को ठीक करना दैट मीन्स कि हार्डवेयर लेवल की नॉलेज मेरे को होनी चाहिए। या सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स आ चुके हैं, कोई और प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है, तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, कोई स्पेशल आईटी स्पेशलिस्ट को हायर करता हूँ। वो हार्डवेयर वाले भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर वाले भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो डेटा मैं वहाँ पर डेटा सेंटर्स में लेता हूँ, तो डेटा सेंटर्स वाले भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो एयरटेल कंपनी है, जैसे कि बहुत सारी जो कंपनीज है जो क्या प्रोवाइड करवाती है हमें, सर्विस प्रोवाइड करवाती है किस चीज़ की, डेटा, जो ब्रॉडबैंड की सर्विसेज हमको प्रोवाइड करवाती हैं। तो मैं तो यार इन सब के ऊपर डिपेंड हो चुका हूँ। मतलब डिपेंडेंस एक तो किसके ऊपर हो गया, आईटी स्ट्रक्चर के ऊपर। सेकेंडली इन वेंडर्स के ऊपर जो मेरे को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन मल्टीपल वेंडर्स, एक टाइम पे एक से ज़्यादा वेंडर्स पे डिपेंड हो चुका हूँ। तो मेरे लिए ये नेटवर्क जैसे हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया विंडोज़ का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया एंड हार्डवेयर हो गया, इसके लिए मेरे को क्या है, हैवी डिपेंडेंट होना पड़ जाता दूसरों के लिए, राइट। जब तक वो नहीं आएंगे, अगर मेरे कोई प्रॉब्लम है मैं खुद से सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, तो ये मेरे लिए टेक्नोलॉजी की वजह से रिस्क जनरेट हुआ है। और क्या रिस्क है वो, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग, यहाँ से मैं बात करूँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ये हमने टॉपिक पहले भी किया हुआ है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का क्या मतलब है, जैसे मैं अगर मैं बैंकिंग के अंदर बात करूँ, अगर एक बंदे को सारी अथॉरिटी खुद ही दे दे, भाई तू साइन भी कर सकता है, तू अप्रूव भी कर सकता है, तू पैसे भी दे सकता है वहाँ से, और टोकन वगैरह भी तू ही जनरेट कर। अगर ड्यूटीज़ मैंने सेग्रीगेट नहीं की, तो वहाँ पर कुछ भी गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट करना ही होगा। ये ड्यूटी उसकी है और ये ड्यूटी उसकी है, और उसको क्रॉस वेरिफिकेशन भी पॉसिबल हो। आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, एक टोकन नाम की चीज़ होती है बैंक में। जब हम 50,000 या कुछ बड़ा अमाउंट निकालने के लिए जाते हैं, तो कई बार कैशियर डायरेक्टली हमें अमाउंट प्रोवाइड नहीं करवाता है। वो कहता है सर प्लीज़ ये टोकन ले लीजिए वहाँ से जाके। वो टोकन का मीनिंग क्या होता है कि उस बंदे की उतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो 50,000 या उससे ज़्यादा की पेमेंट कर सके खुद से। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि वो कहेगा सर मैनेजर से जाके पहले एक टोकन लेके आओ, मैनेजर उसको अप्रूव करेगा, अप्रूवल उसकी साइन मैनेजर के होने के बाद वो क्या करता है, उसकी पेमेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ड्यूटी सेग्रीगेट कर रखी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर रखी हैं, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये किसके अंदर आएगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एसओडी के अंदर आता है, राइट। स्प्लिटिंग ऑफ टास्क वेरी क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, रोल एंड अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटी है भाई तेरी, वो हमने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने क्या करना है, क्लियरली मेंशन करना है। एंड ट्रांजैक्शन इट डज नॉट अलाउ द सिंपल एम्प्लॉय टू इनिशिएट अथोराइज एंड डिसबर्स अ लोन। वो खुद से नहीं कर सकता यार। देखो अगर मैं लोन डिपार्टमेंट की बात करूं, राइट, एक होता है लोन डिपार्टमेंट के अंदर मार्केटिंग करने वाले लोग, जो गली गली घूमते हैं
और लोन मैनेजर जो इनके जो मार्केटिंग मैनेजर हैं उनको फाइल रेडी करके देते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, अप्रूव करने का काम उनका नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स लोगों से कलेक्ट करके लाते हैं और वो फाइल फिर आगे क्या फर्दर जाती है क्रेडिट मैनेजर्स के पास। और क्रेडिट मैनेजर्स की भी आगे क्या होती है, लिमिट होती है। जैसे कि अगर 5 लाख तक का लोन है तो जो बैंक 5 लाख से 20 लाख तक का लोन है या 20 लाख तक की लिमिट है, तो उतना लोन क्या बैंक के अंदर जो क्रेडिट मैनेजर है, राइट, वो दे सकता है। और अगर उससे बड़ा लोन है तो जो उनका जो रीजनल जो हेड होता है, रीजनल क्रेडिट मैनेजर RCM है, उसके पास अप्रूवल जाती है। देन उनसे ऊपर अगर कोई लोन बड़ा है तो उनका रीजनल के बाद, ऑब्वियस बात है, रीजनल क्रेडिट मैनेजर के बाद क्या पाएगा, नेशनल क्रेडिट मैनेजर। तो ये अप्रूवल की भी एक लिमिट है कि यार ये लोन अप्रूव करने वाले की पर्सन की भी एक लिमिट बन गई। दूसरा, एक जो लोन मार्केटिंग करके आ रहा है वो अगर वही अप्रूव करने लग गए तो ऑब्वियस बात है वहाँ पर तो साठगांठ हो जाएगी कि अगर लोन को अप्रूव करने भी वही लग गए जो लेके आ रहे हैं फाइल, तो क्योंकि उनको तो कमीशन मिलनी है वहाँ से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूव करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हमने नहीं की तो पैसों का मिसयूज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल थ्रेट लीडिंग टू साइबर फ्रॉड एंड क्राइम। टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है, साइबर फ्रॉड आपको पता ही है यार, ऑब्वियस बात है, रोज़ आपको मैसेज आते हैं फ़ोन पे कि अपना कोई भी OTP कोड शेयर ना करें, बैंक कभी भी आपसे OTP कोड वगैरह नहीं मांगता है। पेटीएम से भी आपको मैसेज आते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बेनिफिट लेता हूँ तो वहाँ पर साइबर क्राइम, चोरियाँ, रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलो मैं एक चीज़ और आपके सामने मेंशन करता हूँ। हम घर पे CCTV कैमरास तक लगाते हैं। वो CCTV कैमरा हमने तो लगा रखे होते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, बट वो अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है और वाईफाई का रूट जो होता है, वो राउटर के थ्रू जो रूट है, वो IP एड्रेस अगर किसी के हाथ लग जाए तो उसके थ्रू वो बैठे बैठे हमारे थ्रू हमारे घर में क्या चल रहा है या हमारे ऑफिस के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसके पूरी एक्सेस ले सकता है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी से मेरी जो पर्सनल स्पेस है वो भी मेरा क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। मेरी जो पर्सनल जानकारियाँ वो भी लीक हो सकती है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। हायर इम्पैक्ट ड्यू टू इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्ट ऑफ इंटरनल एम्प्लॉय। भाई इंटेंशनली कोई फ्रॉड करना चाहे तो IT के थ्रू कर सकता है। हो सकता है कि एरर हो जाए। देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्रॉड और एक होता है एरर। फ्रॉड को ढूंढना बहुत ईजी है या मुश्किल है, फ्रॉड को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस बंदे ने इंटेंशनली किया हुआ है ना फ्रॉड, वो उसको छुपा छुपा के करेगा कि ताकि किसी के हाथ ना लगे। बट अगर टेक्नोलॉजी चेंजेस बार बार आ रहे हैं या टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पर एरर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो ये काम कर रहा है उसको यही नहीं पता चलता कि यार ये मैं काम गलत कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस बात है कि ये भी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क है मेरे लिए। हायर इम्पैक्ट ऑफ इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल रिस्क। एंड द लास्ट वन इज न्यू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक एंड एम्प्लॉय टू एक्वायर कॉन्फिडेंशियल एंड क्रेडेंशियल्स। हमने एक बात की थी SLAs, शायद आपको याद होगा। SLAs क्या था, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, याद है। तो SLAs मेरे क्या होने चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, कि दैट मीन्स कि अगर जो मेरी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, क्रेडेंशियल्स हैं एम्प्लॉयज़ के साथ जो मैंने उनको साथ शेयर किया हुआ है, वो कहीं पर भी मेरा लीक ना हो। दैट मीन्स कि फ्रॉडस्टर यूज न्यू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स सच एज सोशलाइजिंग विद एम्प्लॉयज़ एंड एक्सट्रैक्टिंग द यूज अनऑथराइज कमिट एंड फ्रॉड्स। अब वो जो ये कमिट कर रहे हैं ना फ्रॉड को, कब फ्रॉड करना चाहते हैं, वो सोशलाइज होते हैं। जैसे सोशल वेबसाइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह हमारे पास हैं, तो उसके थ्रू वो हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ क्या होते हैं, सोशलाइज होते हैं, उनसे मिलते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, लीक करवाते हैं, राइट। तो वो इंटेंशनली भी हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय उनके साथ मिलकर फ्रॉड करने लग जाए, और हो सकता है इंटेंशनली वो अनइंटेंशनली भी हमारी जो डेटा है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे। तो इसके लिए हमको स्पेशली क्या होने चाहिए, हमारे SLAs बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो मेरे सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर उसमें पेनल्टीज़ बहुत हाई होंगी, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं मेरे वो इस चीज़ को लेकर ध्यान भी रखेंगे, राइट। तो लेकिन ये भी मेरी वजह से क्या है, ये एक सोशल वेबसाइट्स जो हमारे न्यू आई हुई हैं, तो टेक्नोलॉजी की वजह से मेरे लिए ये भी बहुत बड़ा रिस्क जनरेट हो चुका है। तो हमने दो तरह के रिस्क किए हैं, फर्स्ट इज़ बिजनेस, सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजिकल रिस्क। नाउ मूविंग टू द थर्ड सेक्शन, ये क्या है, हमारे डेटा रिलेटेड रिस्क है। डेटा रिलेटेड रिस्क क्या है, दीज इंक्लूड्स क्या, दीज इंक्लूड्स व्हाट, फिजिकल एक्सेस ऑफ डेटा एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस ऑफ डेटा।
फिजिकल एक्सेस, मेरे डेटा को कोई फिजिकली एक्सेस कर ले या फिर इलेक्ट्रॉनिकली मेरे डेटा को एक्सेस कर ले, दोनों केसेस में मेरे को लॉसेस तो है ही। मेरा अगर लॉस होने के चांसेस हैं तो वो भी मेरे लिए क्या हो गया, रिस्क तो है, चाहे टेक्नोलॉजी की वजह से हो, राइट, चाहे वो डेटा की वजह से, रिस्क तो मेरे लिए जनरेट हो रहा है। तो डेटा रिलेटेड रिस्क के अंदर हमने क्या देखेंगे यहाँ पर कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए ध्यान से, refers to the process of assessing risk, taking steps to reduce the risk at acceptable level। मैं कुछ ऐसे काउंटर मेजर्स लूँ जिससे क्या होगा कि मेरा रिस्क मिनिमाइज हो जाए अप टू अ एक्सेप्टेंस लेवल पे, कि जहाँ पर मैं कहता हूँ हाँ इतना रिस्क तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा रिस्क होगा, लॉस होने के चांसेस अगर इससे ज़्यादा हैं तो मैं इस रिस्क को हैंडल नहीं कर पाऊँगा। इन दैट केस मेरे को क्या करना होगा, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मेंटेनिंग दैट लेवल, राइट। सो द नेक्स्ट थिंग इज असेट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, उनको ध्यान से देखते चले। देखो यहाँ से असेट, असेट मेरे लिए क्या हो सकता है, बस मुझे एक चीज़ बताएं। असेट मेरे लिए, असेट कैन बी डिफाइंड एज समथिंग ऑफ वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी, हमने यार ये 11th क्लास आपने जब कॉमर्स स्टार्ट की होगी ना, तब से आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, असेट का हिंदी में क्या बोलते हैं, संपत्तियाँ। इसका मतलब क्या हो गया, एनीथिंग विच इज़ इन द पोजेशन ऑफ द बिजनेस, वो उसके लिए क्या हो गया, बिजनेस के असेट्स हैं। तो असेट्स कैन बी डिफाइंड समथिंग ऑफ द वैल्यू, जिसकी कुछ वैल्यू है और जिसके ऊपर हक किसका है, जिसके ऊपर किसका हक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो मेरे लिए क्या असेट है। वो कई तरह के हो सकते हैं। हार्डवेयर भाई इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऑब्वियस बात है, वो उनकी लाइफ है, आने वाले काफ़ी टाइम तक वो मेरे को क्या देंगे, बेनिफिट देंगे, तो वो भी मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो असेट बन गया। सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, आपको पता है कि बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो मेरे लिए क्या है, सॉफ्टवेयर मेरे लिए क्या बन चुका है, असेट बन चुका है। फैसिलिटीज़ एंड एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को क्या मैं असेट बोलूँगा, जी बिल्कुल। जब आप सीए फाइनल में पहुँच जाएंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग नाम का चैप्टर भी है। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में कहता है कि हम उस के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि ह्यूमन मेरे लिए क्या है, मेरा असेट है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इन्फोसिस कंपनी है, जैसे कि आप जानते हैं, या IBM कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है, तो इनका मेन काम क्या, सॉफ्टवेयर बनाना। इन्फोसिस कंपनी आप जानते ही हैं, TCS कंपनी है, ये क्या कर रही है, ये सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनीज हैं। ये बहुत ही हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स बनाएं, बहुत टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर्स बनाएं। अब एक बात बताओ, इनके एम्प्लॉयज़ ही तो इनके लिए असेट हैं, वो होंगे तो ही तो सॉफ्टवेयर बन पाएंगे। तो असल में कंपनी का वो ह्यूमन रिसोर्स ही उनके लिए क्या बन चुका है, असेट बन चुका है। तो अल्टीमेटली मैं बोलूँ तो असेट क्या हो सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फैसिलिटीज, एम्प्लॉयज़, बट रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ असेट दे ऑल हैव वन ऑफ मोर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या हो सकती है, रिकॉग्नाइज टू बी वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो वैल्यूएबल है। भाई अभी मैंने आपके सामने क्या लिया, एम्प्लॉयज़, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हैं तो कंपनी में प्रॉफिट्स आएंगे, वो नहीं है तो कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स एक असेट है, यस, तो क्योंकि वो वैल्यू जनरेट करवा रहा है। सेकंड, नॉट इजीली रिप्लेसेबल विदाउट कॉस्ट, स्किल, टाइम, क्या उनको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, अगर उसको रिप्लेस करेंगे तो कॉस्ट मेरे को इंकर करनी पड़ सकती है। न्यू एम्प्लॉई आएगा, हो सकता है ज़्यादा चांसेस ले, उतना स्किल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी चांसेस मेरे पास है नहीं है। क्या जितने टाइम में वो काम कर रहा है, टाइम सेविंग हो रही थी वो, उसके अलावा मेरे को एक्स्ट्रा लॉसेस भी हैंडल करने पड़ सकते हैं, तो उसको ईजिली रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो भी मेरे लिए। तो सेकेंडली क्या हो गया, थर्ड, फॉर्म द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एंड देयर डेटा क्लासिफिकेशन वुड नॉर्मली बी प्रोप्राइटरी एंड हाईली कॉन्फिडेंशियल एंड इवन टॉप सीक्रेट, मतलब उसको सीक्रेट भी रखा जाएगा। दैट डेटा क्लासिफिकेशन वुड नॉर्मली बी प्रोप्राइटरी एंड हाईली कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट चीज़ देखें, वल्नरेबिलिटी, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वीकनेस इन सिस्टम, वीकनेस इन सेफगार्ड दैट रेंडर द सिस्टम सस्पेक्टिबली टू अटैक। वल्नरेबिलिटी पोटेंशियली अलाउ थ्रेट टू हार्म, मतलब वीकनेस मेरे सिस्टम के अंदर कमियां हैं, जिसकी वजह से मैं खुद से अलाउ कर रहा हूँ थ्रेट को कि भाई आजा बेटे, नुकसान पहुँचा ले मेरे को। ये कमी किस में है, वो उसकी स्ट्रेंथ है या मेरी कमी है। भैया मेरी कमी है कि मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ कि आके मेरे को नुकसान पहुँचा दे।
तो ये मेरे लिए क्या है, वर्नरेबिलिटी। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। वर्नरेबिलिटी क्या है, क्या इज द वीकनेस ऑफ द सिस्टम सेफगार्ड दैट रेंडर्स द सिस्टम ससेप्टिबल टू अटैक। उसके बाद क्या, सम एग्जांपल ऑफ वर्नरेबिलिटी आर गिवन एज फॉलो। पहला क्या, पुअर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, दूसरा शॉर्ट एंड वीक पासवर्ड। एग्जाम्पल देख लो इसका कितना अच्छा है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, कोई भी आ रहा है मेरे पीसी को पे आके काम कर रहा है, मैं किसी को भी एक्सेस दे रहा हूँ, ऑफिस के अंदर आ रहा है, मेरे डेटा सेंटर के अंदर डेटा में कोई भी छेड़छाड़ कर रहा है, ये क्या फिजिकल कंट्रोल तो है। मैंने फिजिकल एक्सेस कंट्रोल जो है बहुत ही पुअर लगा रखे हैं, कोई भी आके एक्सेस ले पा रहा है, तो मेरे लिए क्या हो गया, बहुत हो गया। और दूसरे नंबर पे क्या होता है, डिजिटल लेवल पे। डिजिटल लेवल पे कैसे मैं कहूँगा, मैंने जो पासवर्ड सेटअप कर रखे हैं, चलो ठीक है मैंने एक्सेस सबको नहीं दे रखी, मैंने पासवर्ड लगा रखे हैं, लेकिन वो पासवर्ड इतने ईजी हैं कि उसको कोई भी ब्रेक कर पा रहा है। शॉर्ट पासवर्ड लगा रखे हैं, वीक पासवर्ड लगा रखे हैं, कि मैंने क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा होता है, जिसके अंदर एक तो क्या हो, कैपिटल, कम से कम आपने क्या किया, कैपिटल वर्ड भी यूज़ कर रहे हो, स्मॉल वर्ड भी यूज़ कर रहे हो, और उसमें कोई ना कोई स्पेशल करैक्टर वो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह के पासवर्ड को, और वो मिनिमम अगर वो 8 डिजिट का है, तो अगर मैं बोलूँ कि वो, अगर आप इतना बड़ा पासवर्ड बना रहे हो और उसमें आपने क्या यूज़ किया, तीनों फॉर्मेट यूज़ किए हैं, कैपिटल भी, स्मॉल भी, और अगर इसके साथ में अगर आप न्यूमेरिक भी यूज़ कर लेते हो, न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, अगर आपने इनमें से भी कुछ यूज़ कर लिया, तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका कंसिडर किया जाता है। फिर समझिएगा, दिस इज़ अ सुपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। मैं आपको फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, जिसको क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने वीक लगा रखे हैं तो ये भी आपके लिए क्या, वर्नेबिलिटी है, लॉस। आप खुद दावत दे रहे हो कि आओ मेरे डेटा को एक्सेस करो, मेरे लिए लॉस करवाओ, राइट। उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट चीज मैं बोलूँ, नॉर्मली वर्नेबिलिटी इज स्टेट कंप्यूटिंग सिस्टम विच मस्ट हैव एटलीस्ट वन कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से एक कंडीशन होएगी तब मैं इसको कहूँगा कि वर्नेबिलिटी है। वो क्या है, देखो, अलाउ एन अटैकर टू एग्जीक्यूट कमांड एज अनदर यूजर। सेकेंडली, अलाउ एन अटैकर को अलाउ करें टू एक्सेस डेटा दैट इज कॉन्ट्रेरी टू स्पेसिफाइड एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। और रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट मैं उसको खुद को अलाउ कर रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शन है बट मैं उसको कह रहा हूँ आजा बेटा कर काम। एंड अलाउ एन अटैकर टू पोज एन अनदर एंटिटी, टू पोज एज अनदर एंटिटी, दूसरी एंटिटी बनकर आजा बेटा अलाउ किया हुआ है। एंड अलाउ एन अटैकर टू कंडक्ट ए डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या हो गया, काम करने से रोकने के लिए मैं अटैकर को कह रहा हूँ कि आजा, और तू आके इसमें ऐसी छेड़छाड़ कर कि मैं, जिसकी वजह से डिनाइल ऑफ सर्विस, कि आपने कई बार देखा होगा कि सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो कई बार वो क्या होता है कि उसके अंदर वायरस आया होता है, वो ओपन करते हैं तो कोई पॉपअप डायलॉग बॉक्स सामने आ जाता है और वो एरर शो करने लग जाता है, वो ओपन ही हो गया। वो ओपन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो डिनाइल ऑफ सर्विस ही तो हो गया। वो सॉफ्टवेयर के अंदर को फाइल मिस हो गई है उस वायरस की वजह से। तो हमने क्या किया, वायरस को अंदर एंटर करने के पहले क्या की, वर्नेबिलिटी, चांस, वीकनेस हमारे में थी कि हमने वहाँ पर पेन ड्राइव वायरस वाले लगाई या एक्सेस दी कि कोई भी आके अपनी वायरस वाली पेन ड्राइव लगा रहा है तो मेरे डेटा के अंदर वो वायरस छेड़छाड़ करेगा डेफिनेटली। उससे क्या हो रहा है कि मेरे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैंने इंस्टॉल करे वो सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो डिनाइल ऑफ सर्विस शो कर रहा है डायलॉग बॉक्स, मैं सर्विस नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये अल्टीमेटली ये वर्नेबिलिटी के अंदर आता है। तो वर्नेबिलिटी का मीनिंग भी आपको क्लियर होगा कि वीकनेस मेरे अंदर है, वीकनेस इन द सिस्टम, राइट। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक, थ्रेट। थ्रेट, खतरा। थ्रेट कैन बी एन एंटिटी, कोई एंटिटी, circumstance, an action, event, condition which cause harm to have potential harm system and its component। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से, सीधी सी बात है, मेरे सिस्टम को हार्म पहुंचते हैं या सिस्टम के कंपोनेंट्स को नुकसान हो सकता है, वो सब मेरे लिए क्या बनेंगे, थ्रेट, मेरे लिए वो रिस्क है। कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा एक्शन, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बॉटल, पानी की बॉटल है और मैं सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ और मैंने पानी की बॉटल रखी हुई है और वो गिर गया, ठा, मेरा सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स, चाहे वो कीबोर्ड ख़राब हो गए हैं, कुछ भी ख़राब होगा, हो सकता है कि उसमें धमाका हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो मेरे तरह से मेरे लिए तो क्या हो गया, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। हर वो चीज़, वो सर्कमस्टांसेस, कोई भी एक्शन, कोई भी सर्कमस्टांस जिसकी वजह से मेरे सिस्टम को हार्म पहुंच सकता है, पोटेंशियल हार्म पहुंच सकते हैं उसके कंपोनेंट्स को, तो मेरे लिए वो क्या, थ्रेट। It affects quality and have ability to inflict the harm of the organization. Threat has capabilities to attack on the system with intent to harm. Obvious बात है, थ्रेट का मतलब है क्या होगा कि हार्मफुल इंटेंशंस थी कि ये सिस्टम को ख़त्म करना है,
काम को रोकना है, तो गलत इंटेंशन के साथ जो हुआ वही मेरे लिए क्या बनेगा, थ्रेट बनेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है, एक्सपोजर। An exposure in an extent of loss of enterprise has to face when the risk materialize like loss of business due to some natural disaster, loss of reputation and ethical pressure, lack of security standard and user credentials etc. एक्सपोजर क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ लॉस, कितना लॉस हो सकता है अगर मेरे साथ क्या होगा, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, मेरी रेपुटेशन लॉस कितना हो सकता है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस करने से मेरे को कितना लॉस हो, वो क्या एक्सटेंट ऑफ लॉस, ये क्या एक्सपोजर मेरे लिए। लाइकलीहुड, चांसेस, अभी हमने क्या किया, एस्टिमेशन, अभी से आइडिया लगाना, एस्टिमेट लगाना कि पॉसिबिलिटीज ऑफ हैपनिंग दैट लॉस कितनी है, रिस्क कितना है, दैट इज इट इज एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द थ्रेट विल सक्सीड। वो थ्रेट जो इंटेंशनली मेरे को हार्म पहुंचाना चाहता है उसके सक्सीड होने के चांसेस कितने हैं, यही तो मेरे लिए क्या है, लाइकलीहुड। तो दैट मीन्स कि मेरे लिए रिस्क के चांसेस कितने हैं, ये मेरे लिए क्या है, लाइकलीहुड। चांस ऑफ हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी कितनी है, लाइकलीहुड। अटैक, अब बताइए अटैक क्या होगा, अटैक क्या है, एन अटैक इज एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम। मेरे सिस्टम के अंदर कोई अनऑथराइज एंटर करना चाहता है, ये मेरे लिए क्या है, अटैक है। एंड इट इज अ सेट ऑफ एक्शन डिजाइन टू कंप्राइज CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सीधी सी बात है, ये सेट ऑफ एक्शंस है मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करने के लिए, इंटीग्रिटी को ब्रेक करने के लिए, अवेलेबिलिटी तो जो कुछ लोगों को अवेलेबल था वो किसी और को भी, अनऑथराइज पर्सन को भी अवेलेबल हो जाएगा, तो ये क्या है, अटैक। ओके, एंड द काउंटर मेजर क्या होगा, बताएं। काउंटर मेजर क्या है, कोई भी ऐसा एक्शन प्लान रेडी करना कि डिवाइस या प्रोसीजर, टेक्निक और अदर मेजर दैट रिड्यूस द वर्नेबिलिटी ऑफ ए कंपोनेंट। दैट मीन्स वर्नेबिलिटी क्या था, वीकनेस, मेरे सिस्टम की वीकनेस को जो दूर करे, खत्म करे, कोई भी ऐसा एक्शन प्लान अगर मैंने रेडी किया तो मेरे लिए क्या हो गया, काउंटर मेजर है वो, राइट। एंड कंपोनेंट सिस्टम इज रेफर्ड एज काउंटर मेजर। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनी डिवाइस प्रोसीजर। डिवाइस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हार्ड डिस्क, मैं अपने डेटा का, या कोई भी CA ऑफिस होता है आपने देखा, वो क्या करते हैं, अपने हार्ड डिस्क में अपने सारे क्लाइंट्स का डेटा रखते हैं। रीज़न बिंग, बाय चांस भी अगर प्रॉब्लम हो गई है तो बैकअप प्लान तो है मेरे पास, बैकअप रेडी है ना, तो मेरे क्लाइंट्स का डेटा नील तो नहीं होगा, मेरे पास सारा बैकअप और 24/7 अवेलेबल होता है। ये मेरे लिए क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज काउंटर मेजर जो मैंने लिया हुआ है कि इन द इवेंट अगर मेरे को लॉस हो ही जाए तो मैं उसको किस तरह हैंडल कर सकता हूँ, वो मेरे लिए क्या है, काउंटर मेजर। वो कोई डिवाइस भी हो सकता है, वो कोई प्रोसीजर, कोई तरीका कि इस यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ इसको, जैसे कि मैं गूगल ड्राइव पे अपना डेटा रख लेता हूँ, राइट। तो गूगल ड्राइव पे डेटा रखने का मीनिंग क्या है कि अगर मेरे को लॉस हो ही गया, मेरे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो ही गए, तो मेरे पास एक तरीका है उनको दोबारा चलाने के लिए, एक प्रोसीजर सेट की गई है कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पर ID पासवर्ड डालूंगा, ID पासवर्ड डालने के बाद एक डाउनलोड करने की प्रोसीजर है, मेरे पास वो डेटा दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा। प्रोसीजर हो सकती है, टेक्निक हो सकती है, कोई भी तरीका है जिससे क्या हो सकता है कि मेरे को जो लॉस है, पोटेंशियल लॉस जो मेरे को हो सकता है, उससे मैं रिकवर कर सकूं, राइट। तो ये मेरा काउंटर मेजर है। नेक्स्ट मैं बोलूँगा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर बात कि हमने ये आपने टॉपिक पहले किया हुआ है। पहला क्या, टॉलरेट करना या एक्सेप्ट करना, ये आपने याद है, आपने ये चीज़ पहले कर रखा है कि ये टॉलरेट का या एक्सेप्ट का रिस्क। पहले नंबर पे तो मैं अगर वो मेरे रिस्क एपेटाइट के अंदर है, राइट, अगर वो मेरे रिस्क एपेटाइट के अंदर है और मेरे को लगता है कि हाँ यार इतना रिस्क तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, टॉलरेट कर सकता हूँ, तो आई कैन एक्सेप्ट दिस रिस्क, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। दिस में रिस्क विच कंसिडर्ड माइनर, बस यार इतना तो यार देखो, मैंने फिर अभी आपके सामने वही बात करता हूँ, क्या रिस्क कभी भी ज़ीरो हो सकता है, नो चांस एट ऑल, रिस्क कैन नेवर बी ज़ीरो। हाँ, अप टू एन एक्सेप्टेबल लेवल मैं उसको मिनिमाइज कर सकता हूँ, और अप टू एक्सेप्टेबल लेवल मिनिमाइज कर सकता हूँ, और अगर वो पहले से ही माइनर हो तो मैं कहूँगा कि यार अगर ये रिस्क मेरे लिए ज़्यादा बड़ा है ही नहीं, तो मैं उसको क्या कहूँगा, ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी। अगर वो बहुत ही माइनर है और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस बहुत ही कम है, चांस है उसके होने के चांसेस बहुत ही कम है, तो मैं उस रिस्क को क्या कर लूँगा हैंडल। फॉर एग्जांपल वो चांसेस ये है कि यार 2% है कि मेरे को लॉस हो जाए, 98% ये भी तो है कि मेरे को लॉस नहीं होगा, चांसेस ऑफ हैपनिंग कितनी है, 2%, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, चल यार इतनी भी बुरी किस्मत नहीं होगी कि हो ही जाएगा लॉस, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या केस हो गया, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। फर्स्ट स्ट्रेटजी मेरी क्या आएगी, आई कैन टॉलरेट दैट, आई कैन एक्सेप्ट दैट रिस्क। ओके, सो द नेक्स्ट इज
टर्मिनेट या एलिमिनेट द रिस्क। एलिमिनेट क्या होता है? सर्टेन रिस्क दैट कैन बी इजीली एलिमिनेट by addressing cause, like if risk is associated with the technology then the risk can be eliminated by replacing technology with the better one। अगर मेरे को लग रहा है कि यार इस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँगा, बॉस मैं टेक्नोलॉजी चेंज कर लूँगा, मैं शिफ्ट कर दूँ किसी और के ऊपर, राइट। तो पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया, रिस्क रहा ही नहीं। जिस वजह से मैं कह रहा था कि मेरे को इसमें रिस्क है, अगर मैंने वो चीज़ ही चेंज कर दी, वो टेक्नोलॉजी ही चेंज कर दी तो मेरा वो रिस्क खत्म हो गया। थर्ड इज ट्रांसफ़र या फिर हमने क्या किया, शेयर करना। आपको याद होगा हमने इंश्योरेंस की बात की थी। इंश्योरेंस भी क्या है, एक रिस्क को शेयर करना। आग लगेगी तो सारा रिस्क मेरा है, लेकिन अगर मैंने उसका इंश्योरेंस करवा लिया तो इंश्योरेंस कंपनी का हो गया। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफ़र कर दिया मैंने अपने रिस्क को दूसरों के साथ, पार्टनर्स के साथ, इंश्योरर के साथ, सप्लायर्स के साथ, राइट। मिटिगेट द रिस्क, मिटिगेट it involves the implementing controls to prevent the risk, mitigate, and from manifesting to prevent the risk from manifesting itself to the minimizing its effect। प्रोसेस को करने के लिए मैं कंट्रोल सेटअप करूंगा, राइट। एंड लास्ट इज टर्न बैक। टर्न बैक का मतलब क्या, इन केसेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्क इज वेरी लो द मैनेजमेंट में डिसाइड टू इग्नोर द रिस्क। रिस्क है ही नहीं, गोली मारो। ये क्या होगा, टर्न बैक, छोड़ो हम नॉर्मल करते चलो चाम। ये भी क्या हो गया, टर्न बैक। हम उसको रिस्क मानते ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी जिसकी बिल्कुल ना के बराबर है, राइट। उसके बाद हमने बात की, यहाँ से आगे चलते हैं, अप्लाइंग आईटी कंट्रोल। देखो अप्लाइंग आईटी कंट्रोल दो तरह के, आईटी जनरल कंट्रोल एंड सेकंड इज एप्लीकेशन कंट्रोल। अगर मैं बात करूँ आईटी जीसी की, तो आईटी जीसी के अंदर देखो कि यार ये कौन से, आईटी जीसी आल्सो नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल across the different layer of IT environment and environment system and applying to the all system component and processes and data for given enterprise or system environment। अब यहाँ पर देखो ये ITGC के अंदर और एप्लीकेशन के अंदर कौन से होंगे, जरा एक बार विचार करें। एप्लीकेशन के अंदर कौन से होंगे, जनरल कंट्रोल। इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना आपने। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़, ये इन्होंने, ये आपने ना जो आपका 5th चैप्टर है CBS का, उसके अंदर भी ये सिमिलर है। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही करवा रहा हूँ ताकि वहाँ पर आपको दोबारा से जब करेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगी। तो ये CBS को माइंड में लेके हम वो करेंगे। पहले नंबर पे तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। इसके अंदर क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी अगर मेरी अच्छी होगी कि सिक्योरिटी की कहाँ का सिक्योर, फिजिकल एक्सेस किसको देना है और लॉजिकल एक्सेस किसको देना है। तो अगर मेरी सिक्योरिटी, मैंने पॉलिसीज़ अच्छी बना रखी हैं, तो पहले नंबर पे मेरा रिस्क वहाँ से क्या होता है, कम होता है। ये क्या हो गया, कंट्रोल सेटअप किया, ओके। सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस एंड ऑथेंटिसिटी। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस देना एंड देन ऑथेंटिसिटी की, कौन कौन ऑथेंटिकेट है। अगर किसी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करवाना है तो ऑथेंटिसिटी की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि द पर्सन जिसको 50,000 तक की ही ऑथेंटिसिटी थी, क्या वो अप्रूव कर सकता है 50,000 से ज़्यादा का, नॉट पॉसिबल। देन ही हैज़ टू से कि भाई जाओ वहाँ से अप्रूवल लेके फिर मेरे पास आना। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास अप्रूवल ही नहीं है। ऑथेंटिसिटी, इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेड विद द अप्रोप्रिएट policies and procedure clearly define a level of access to the information and authenticity of the users, okay। Then next is separation of key IT functions। bank should have separate IT organization structure with key demarcation of duties of the different, ये segregation of duties ही है असल में। तो सबकी ड्यूटीज हमने क्या कर रही है, सेग्रीगेट कर रही है हमने। एसओडी के अंदर अभी भी ये टॉपिक पढ़ा है, तो दिस इज द सेम थिंग। मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ऑफ CBS आर मोस्ट डेवलप एंड एक्वायर्ड। CBS सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना हमारे पास, मोस्ट एंड एक्वायर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड एंड हैंस प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली कंट्रोल्ड। देखो हमने क्या किया था कि CBS सॉफ्टवेयर है, जैसे भी हमने ओरेकल फिनेकल की बात की है, ये असल में एक्वायर करे जाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं, और एक्वायर करके इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके ऊपर मेरा क्या होना चाहिए, कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो रिस्क मेरा क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़े लेवल पे होगा। तो कोई भी सिस्टम अगर हम एक्वायर करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस पर हमको क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। एंड नेक्स्ट इज चेंज मैनेजमेंट। change as per the changing compliance requirement, technology environment and the business processes, IT solution should be deployed and changed on continuous basis with management approval। अगर जब तक अगर चेंज मैनेजमेंट की अप्रूवल ना हो तो टेक्नोलॉजी के या बिजनेस एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी चेंज नहीं आना चाहिए। बैकअप रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, अभी हमने बात की थी BCP और DRP,
अभी हमने बात की कि बिजनेस की अगर डिज़ास्टर रिकवरी के केसेस में या बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए रिकवरी के लिए। तो ये मेरे को इसके लिए प्लानिंग स्पेशली करनी है कि इन केस इन इन द इवेंट ऑफ एनी डिज़ास्टर अपने अगर कोई होता है तो उसके लिए मेरे को ऑफ साइट डेटा सेंटर रेडी रखना है, बैकअप किस तरह से होगा और इमीडिएट मेरे बिजनेस को अफेक्ट किए बिना, मेरे बिजनेस प्रोसेसेस कहीं से भी रुके ना, तो अफेक्ट किए बिना मैं किस तरह से बैकअप जनरेट कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए क्या होना चाहिए, ये मेरी प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए। तो ये भी मेरे लिए क्या होगा, कंट्रोल होगा। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने अभी बात की है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर हमने डेवलप करवाना है, इंप्लीमेंट करवाना है, तो प्रॉपरली कंट्रोल होना चाहिए, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए और वो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो किसी भी तरह से किसी भी कंप्लायंस को वायोलेट ना करता हो। तो इसके ऊपर हमको ध्यान से रखना होगा। देन द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द डेटा फाइल्स। Security is implemented to ensure confidentiality, integrity and availability of the information. Incident response and management. There may be various incident created due to failure of IT. देखो IT में अगर फेलियर हो गया ना तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो हमको हमारे बिजनेस ही ठप हो जाएगा। क्योंकि अगर IT अगर मेरा कंप्यूटर काम नहीं करेगा तो ऑब्वियस बात है कि ऑर्डर्स नहीं ले पाएंगे, ऑर्डर नहीं ले पाएंगे, आगे फर्दर उनको हम मूव नहीं कर पाएंगे, परचेज डिपार्टमेंट के पास डिटेल्स नहीं जा पाएंगी, आगे स्टोर डिपार्टमेंट के पास डिटेल नहीं जा पाएंगे, मिसप्रिंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फेलियर ऑफ IT की वजह से हमारे बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो फेल हो सकती हैं। एंड दिस इंसिडेंट नीड टू बी अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्डेड एंड मैनेज एज पर प्री डिफाइंड पॉलिसीज। इसके लिए होनी चाहिए मॉनिटरिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग सर्वर। टाइम टू टाइम इनको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि एटलीस्ट इतना तो हो कि हमारा ये चीज़ें सही से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, इसके लिए हमने मॉनिटरिंग ज़रूरी है। और उसके बाद क्या हुआ, वैल्यू एडेड एरियाज ऑफ द सर्विस लेवल एग्रीमेंट। हमने अभी भी डिस्कस किया था कि SLA जो हमारे वेंडर्स हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हैं, उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। मेरा डेटा लॉस ना हो, सेकेंडली मेरा डेटा जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसकी इंटीग्रिटी है, वो किसी के साथ शेयर ना हो। अगर मेरा डेटा गो डैडी के पास पड़ा हुआ है तो ये ना हो कि गो डेटा उसकी एक्सेस किसी को भी दे रहा हो। तो ये किस तरह उससे रोका जा सकता है, जब मेरे स्ट्रिंजेंट वर्ड आता है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रिंजेंट SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होने चाहिए, स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, बहुत ही सख्त होने चाहिए और उसके लिए अगेंस्ट बहुत ही सख्त कार्रवाई हो सकती है अगर किसी ने ये SLAs को वायलेट करने की कोशिश की है। एंड यूजर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑपरेशनल प्रोसेसेस, तो ये भी मेरे लिए क्या रहेगा। नेक्स्ट, द पर्सोनल डिप्लॉयड हैव रिक्वायर्ड कंपिटेंस होनी चाहिए। देखो अगर किसी के पास स्किल्स नहीं है तो वो ऑपरेट कैसे कर पाएगा, तो ये इसके ऊपर भी हमको स्पेशली ध्यान देना होगा ऑब्वियसली। एंड द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर अगर आप देखें, एप्लीकेशन कंट्रोल विच आर इम्प्लीमेंटेड इन एन एप्लीकेशन टू प्रिवेंट और डिटेक्ट द करेक्ट एरर्स। एप्लीकेशन कंट्रोल्स की मैं बात करूं तो एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर क्या हो रहा है, एप्लीकेशन कंट्रोल विच इम्प्लीमेंटेड इन एन एप्लीकेशन टू प्रिवेंट and these control are inbuilt in the application software to ensure accurate and reliable processing, right? ये क्या एप्लीकेशन के अंदर हमारे क्या होने चाहिए, कंट्रोल सेटअप करने हैं। पहले नंबर पे तो यार कोई भी इसका ये खुद से क्या एप्लीकेशन टू डिटेक्ट और करेक्ट एरर कर दे, पहले तो डिटेक्शन उसके अंदर होना चाहिए कि गलती हुई कहाँ है, एंड देन उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकें। दीज कंट्रोल आर इनबिल्ट, क्या ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा टेली वॉल्ट, देखा आपने, अगर आपने टैली ऑपरेट किया है तो टैली वॉल्ट एक सॉफ्टवेयर, उसके अंदर क्या पासवर्ड होता है, सेटअप करते हैं, वो क्या हम बाहर से लगाते हैं, नहीं, वो टैली के इंटरनल है। दैट मीन्स जब वो टैली सॉफ्टवेयर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो उस एप्लीकेशन के अंदर इंटरनल उन्होंने कंट्रोल सेटअप कर रखे हैं। तो ये क्या हो रहा है, दीज कंट्रोल्स आर इनबिल्ट इन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड दीज आर डिजाइन टू इंश्योर कंप्लीटनेस। दूसरा एक्यूरेसी, थर्ड इज ऑथराइजेशन एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा। मतलब ये क्या हो गया, किस तरह हमारे लिए कंट्रोल सेटअप है ना कि लॉसेस ना हो सके। एंड सम एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर एज फॉलो। ओके, सम ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, एग्जांपल्स क्या हैं, डेटा एडिट्स, ये आपने 5th चैप्टर के अंदर भी वैसे आपने करने हैं। ओके, सो द डेटा एडिट्स, editing of the data is allowed only for permissible fields, separation of business function, transaction initiated, authorization done by the separate individual। ये आपने देखा ही होगा कि एप्लीकेशन कंट्रोल कैसे एडिट करने का परमिशन किसको हो, फील्ड्स को एडिट करने की परमिशन
होनी, सेपरेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन, दैट मीन ट्रांजैक्शन इनिशिएशन और उसकी ऑथराइजेशन दोनों सेपरेट इंडिविजुअल्स के पास होनी चाहिए। बैलेंसिंग और प्रोसेसिंग टोटल्स जो है ये डेबिट और क्रेडिट ऑफ ट्रांजैक्शन आर टैलिड। ऑब्वियस बात है, बैलेंसिंग हमने, आपको पता है कि हम जब अपना अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग करने के बाद हमने क्या करना है, हम हमेशा क्या एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री, देन उसको लेजराइज करते हैं, लेजराइज करने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का मतलब ये क्या होता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर वो इक्वल है, वहाँ पर हमको एक जनरेट हो जाता है कि हमको एरर पता चलता है कि यार यहाँ पर हमारे पास एरर है। हमारा दैट मीन्स कि एरर को ढूंढने के लिए क्या टैली बैलेंसिंग हमें करवानी बहुत ज़रूरी है। एंड ट्रांजैक्शन लॉगिंग, लॉगिंग का मतलब क्या होता है, हमने क्या करता है, ट्रेल, उसकी बैक कहाँ से ट्रेल, जैसे भी मैंने बताया जर्नल से लेजर, लेजर से गया, तो ये क्या है, लॉगिंग, लॉगिंग जनरेट होनी चाहिए कि जैसे ही किसी ने आईडी यूनिक, सबकी यूनिक आईडी होगी, जैसे ही कोई लॉग इन करेगा, लॉग इन से लेके लॉग आउट तक उसने क्या क्या किया उसका पूरी डिटेल ट्रांजैक्शन लॉगिंग के हमारे पास होनी चाहिए। एरर अगर कोई आ रहा तो उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए जनरेट, और एक्सेप्शन रिपोर्टिंग है। एंड ऑल अदर कोई अगर एक्सेप्शन है उसको भी रिपोर्ट, कुछ चीज़ अगर उन्होंने एप्लीकेशन ने एक्सेप्ट की हुई है, दैट मीन्स कि एक्सेप्शन के अंदर है, वो भी होनी चाहिए, तो उसकी भी रिपोर्टिंग जरूर होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक फर्स्ट चैप्टर की ये सारी अमेंडमेंट्स जो हैं ये खत्म हो गई हैं। ये 10 पेजेस हैं, 9-10 पेजेस हैं, आपको ये ध्यान से देखना है। सिर्फ अगर मैं बोलूँ तो दोबारा से अगर मैं क्विक रिवीजन अगर आपको लेके चलूँ तो सबसे पहले टॉपिक इसमें सिर्फ आपको ये आपने पहले मीनिंग सारा कर रखा था, इसमें कुछ भी न्यू नहीं था, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल जो डेयरी बिजनेस का था ये हमने न्यू किया। सेकेंडली यहाँ पर रिस्क के बारे में आया, रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट का टॉपिक था। रिस्क की डेफिनेशन है, इसमें ध्यान रखना कि डिग्री ऑफ रिस्क, ये साथ में न्यू टॉपिक है, ये आपको जरूर लर्न करना है। थर्ड है इसमें सोर्सेज ऑफ रिस्क, मैंने आपको बात की सोर्सेज ऑफ रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ कहाँ से है, कमर्शियल है, इकोनॉमिक है, ह्यूमन बिहेवियर है, नेचुरल इवेंट है, ये सब आपको ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। देन टाइप्स ऑफ रिस्क की बात की थी कि रिस्क हमारे कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क एंड लास्ट इज डेटा रिलेटेड रिस्क। बिजनेस रिस्क के अंदर हमने 6 रिस्क डिस्कस किए थे। 6 रिस्क कौन से थे, सबसे पहले हमारा कौन सा था, स्ट्रेटेजी रिस्क। स्ट्रेटेजी रिस्क के बाद हमारा आता था फाइनेंशियल रिस्क, थर्ड हमारे नंबर पे आता था रेगुलेटरी रिस्क, फोर्थ नंबर पे आता था ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क दैट मीन्स कि हमने बीसीपी वगैरह कहीं हमारा ऑपरेशन बिजनेस ऑपरेशन ना रुक जाए। रेगुलेटरी रिस्क में कोई हमने लॉस, कोई कंप्लायंस रिस्क है, दैट मीन्स कि कोई लॉ को वायलेट ना कर दें, उसकी वजह से हमको बिजनेस को कहीं बंद ना कर दें, या फिर हमको बहुत ही ह्यूज पेनल्टीज या फाइन्स हमको भरने पड़ सकते हैं। और इसके अलावा हजार्डस रिस्क थे और रेजिडुअल रिस्क थे। तो ये 6 रिस्क हमने इसमें डिस्कस किए थे। और इसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कौन सा, टेक्नोलॉजिकल रिस्क का। टेक्नोलॉजी रिस्क के अंदर क्या था, फ्रीक्वेंट चेंजेस या ऑब्सोलीट हो सकती हैं। सेकेंडली मल्टीप्लिसिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। थर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल और फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। देन प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए बिजनेस की, जो हमने टेक्नोलॉजी ले रहे हैं या लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरा क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। दैट मीन्स उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वो उनके अलाइन नहीं होएगा तो ऑब्वियस बात क्या होएगा, ऑब्वियसली हमें साथ क्या होने वाला है, बहुत सारी पेनल्टीज हमको लगने वाली हैं। उसके बाद अगर डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स ऑफ आईटी, और दूसरा डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स और कंसंट्रेशन रिस्क, जो उसमें बहुत सारे और भी वेंडर्स हैं जिनके ऊपर हम क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैंने आपके बात की थी, एयरटेल वगैरह की बात की थी, वेंडर्स हैं, नेटवर्क जो हमको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो। इसके अलावा जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो जिनसे ले रहे हैं, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनसे ले रहे हैं, हम उनके ऊपर भी बहुत सारे डिपेंडेंट हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हम उनके ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। तो ये भी मेरे लिए क्या होगा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क है, क्योंकि हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि हम खुद से उसको हैंडल कर सकें। देन द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। देन एक्सटर्नल थ्रेट, हायर इम्पैक्ट ड्यू टू इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, मैंने फ्रॉड और एरर की बात बताई थी आपको। एंड द न्यू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक और कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल्स, राइट। देन थर्ड हमारा रिस्क आता था डेटा रिलेटेड रिस्क, कि फिजिकल एक्सेस और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस ना किसी को मेरे डेटा की मिल जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क होता था। तो रिस्क मैनेजमेंट के इसके ऊपर हमने कहा था कि किसी तरीके से कुछ स्टेप्स लगाएं, उन स्टेप्स के थ्रू हम क्या करें, अपने रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक ले आएँ और उसको मेंटेन कर सकें। ये मेरे लिए क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट होती है। देन सेकंड, इसमें हमने जो टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ ये हमको याद रखनी। असेट, कुछ भी चीज़ें, समथिंग इन द वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो क्या हो सकता है, असेट है। वो हार्डवेयर भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो कोई ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है। इसमें आपने ध्यान रखना है
कि ये 4 इन्होंने दे रखे हैं ABCD, अगर ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी भी चीज़ के अंदर हैं तो वो बिजनेस के लिए क्या बन जाता है, एक असेट बन जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये 4 क्या है, रिकॉग्निशन द वैल्यू, सेकंड नॉट इजीली रिप्लेसेबल, उसको इतना इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते। देयर डेटा क्लासिफिकेशन वुड नॉर्मली बी फॉर्म ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, वो उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है, इंटीग्रल पार्ट बन जाता है कि जिसके बिना हम बिजनेस को आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एंड द देयर डेटा क्लासिफिकेशन वुड नॉर्मली बी प्रोप्राइटरी एंड हाईली कॉन्फिडेंशियल। देन वनरेबिलिटी क्या आते हैं, वीकनेस इन द सिस्टम, मेरे अंदर कमी है कि मैं थ्रेट को कह रहा हूँ मुझे नुकसान पहुंचा बेटे। उसके बाद क्या है, ये वनरेबिलिटी का मतलब इसमें एग्जांपल क्या था, पुअर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हमने दे दिए। और उसके बाद क्या, शॉर्ट एंड वीक पासवर्ड, ये भी मेरी खुद की गलती है ना, मैंने उसको चांस दिया, आजा नुकसान पहुंचा। और ये इसके अलावा हमने थ्रेट के बारे में पढ़ा था। थ्रेट क्या होता है, थ्रेट दैट मीन्स कि इंटेंशनली जो हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो मेरे लिए क्या है, थ्रेट है। और एक्सपोजर जब एक्सटेंट ऑफ लॉस एंटरप्राइज के लिए, दैट मीन्स कि मैं थ्रेट को बोल रहा हूँ एक्सटेंट ऑफ लॉस जिसकी वजह से मेरे को लॉस हो सकता है, मटेरियलाइज रिस्क मटेरियलाइज करके। एंड रेपुटेशन जो, वो नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है। रेपुटेशन ऑफ द लॉस को ये एक्सपोजर के अंदर आते हैं। लाइकलीहुड क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, आइडिया लगाना कि वो थ्रेट कितना सक्सीड हो जाएगा, लॉस मेरे को करवा के छोड़ेगा वो थ्रेट, वो इंटेंशनली जो थ्रेट मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है उसके सक्सीड होने के कितने चांसेस हैं, उसकी सक्सेस के कितने चांसेस हैं, ये मेरे लिए क्या, लाइकलीहुड, राइट। अटैक इंटेंशनली अनऑथराइज एक्सेस अगर कोई ले रहा है तो वो मेरे लिए क्या है, अटैक। और काउंटर मेजर क्या है कि कोई भी ऐसा एक्शन, डिवाइस, प्रोसीजर या टेक्निक को यूज़ करना जिसके थ्रू क्या कर सकता हूँ, मैं अटैकर के ऊपर अटैक कर सकता हूँ, मतलब उसका काउंटर मेजर ले सकता हूँ। और वल्नरेबिलिटी जो मेरी कमियां हैं, मेरे सिस्टम के जो वीकनेस है उनको दूर कर सकता हूँ, वो मेरे लिए क्या होगा, काउंटर मेजर बनेगा। एंड उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज की हमने बात की थी, टॉलरेट कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है। सेकेंडली टर्मिनेट या एलिमिनेट कर सकते हैं, भाई टेक्नोलॉजी चेंज कर दो तो ऑब्वियस बात है उसका रिस्क भी खत्म हो जाएगा। ट्रांसफर या शेयर करो या फिर मिटिगेट करो, उसके लिए कंट्रोल सेटअप करेंगे, राइट। एंड लास्ट इज टर्म बैक, बिल्कुल इग्नोर कर देंगे रिस्क को क्योंकि होने के चांसेस उसके बिल्कुल ही कम होते हैं। यहाँ पर अप्लाइंग आईटी कंट्रोल हमने बात की थी, एक तो आईटीजीसी और दूसरा एप्लीकेशन कंट्रोल। आईटीजीसी के अंदर सिक्योरिटी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस एंड ऑथेंटिसिटी, देन सेपरेशन ऑफ की आईटी फंक्शन, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, चेंज मैनेजमेंट बिना मैनेजमेंट के पूछे आप कर नहीं सकते, बैकअप रिकवरी हमारे पास होना चाहिए, प्रॉपर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली डेवलप और इम्प्लीमेंट सही तरीके से करना होगा, ये भी मेरे लिए आईटी रिस्क को मिनिमाइज करने का तरीका है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डेटा फाइल, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई अनऑथराइज एक्सेस अगर ले गया तो मेरे लिए बहुत तगड़ा लॉस हो सकता है। एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स ऑफ द मैनेजमेंट किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी अगर कोई इंसिडेंट हैपन होता है। मॉनिटरिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग सर्वर्स, जो सर्वर्स हैं उनके ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ खराब होने से पहले ही हम उसके बारे में उसको रिपेयर करने के लिए तैयार रहें। एंड द नेक्स्ट इज SLAs, हमारे स्ट्रिंजेंट होने चाहिए SLAs, राइट। एंड यूजर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑपरेशनल पर्सोनल, जो मेरे पर्सोनल हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी ही होगी। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हमने अमेंडमेंट डिस्कस की है, किसकी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। जो मेजर अमेंडमेंट्स आई हैं वो फर्स्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर के अंदर ही हैं जैसे कि आप जानते हैं। और थर्ड चैप्टर में तो आपका वैसे ही बहुत सारा जो है इरेज हो गया, नया ऐसा कुछ नहीं आया तो, लेकिन हाँ आपका डिलीट बहुत कुछ हो गया थर्ड चैप्टर में, जो कि खुशी की बात है, बच्चों को प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आती थी। और उम्मीद है आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम अपने फर्दर सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी, साथ में लिंक आपको मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। थैंक यू सो मच।